हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा चैप्टर 18 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ईसीजी एश्योरेंस, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस एश्योरेंस। ठीक है, ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका पक्का पक्का आने वाला है अगली बार, और एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन तो इसका वेटेज है ही है, तो आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका अपन रिवीजन करेंगे आज। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सर क्या यही बात है कि देखो, इस चैप्टर को मैंने 3 पेजेस में अच्छे से आपके प्रेजेंट कर दिया है, आप इसको रेफर करो, मोर देन इनफ है। और जैसे ही अपना ये रिवीजन खत्म होगा, मैं आईसीआई स्टडी मटेरियल से आपको सारी चीज़ें वो लिंक करा दूंगा कि ये देखो अपन ने सब चीज़ कवर की है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मेरे नोट्स की बात बता दूं सर, देखो अपने को एग्जाम में कीवर्ड्स पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कौन से कीवर्ड्स आपके मिस नहीं होने चाहिए, कौन से कीवर्ड्स है जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट याद रहेगा, वो मैंने अच्छे से हाईलाइट बोल्ड करके ये आपके लिए सब अरेंज कर दिया है। तो आपको बस क्या करना है, इन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ना है और इस पर ग्रिप लेके आने। ठीक है, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल सीए राकेश ऑडिट क्लासेस, वेबसाइट पे वहाँ पे भी मिल जाएंगे फ्री रिसोर्सेज में, उसमें भी CA-RakeshAuditClasses.com है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। वेरी सिंपल। अब नो मोर टाइम वेस्ट, अब आ जाते हैं अपने काम पर सर इसको पूरा रिवाइज कराता हूँ मैं आपको अच्छे से, आपको ये चैप्टर में समझाता हूँ। देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस की बातें अब हमारे ऑडिट में क्यों आने लगी सर, कि अब देखो बिजनेसेस को प्रॉफिट के अलावा भी कुछ चीज़ें रिपोर्ट करनी है, मतलब उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करे। क्या करें, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करे, और उसके ऊपर हमें रिपोर्ट दिए, उसके फॉर्मेट्स दिए हैं, रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, जो BBR-SR रिपोर्ट है, मतलब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। हमें कुछ प्रिंसिपल्स भी है इसके, 9 प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ एश्योरेंस की बात भी की है, हमें इसमें एश्योरेंस कैसे देना है, मेथोडोलॉजी क्या है कि हम एश्योरेंस दें, तो उस सब पर आएंगे अपन। ठीक है, बस मोटा मोटा बात मैं आपको बताऊं कि अब अपने को ये रिपोर्टिंग करनी है। सिंपल, अपने को मतलब कुछ बिजनेस कॉर्पोरेशन को, कौन से कॉर्पोरेशन, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरी आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है, टाटा पावर की रिपोर्ट है, उन्होंने पूरे BR-SR मतलब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की है। उससे पहले इन वर्ड्स का मतलब तो समझते हैं ना, थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। ठीक है, किसकी क्या जरूरत पड़ी सर, तो पहले आप हमें बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों बने। ठीक है, तो पहले बेसिक बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट आप लोग को अच्छे से पता है सर। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट मतलब विकास हो रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट आप करो, अपना क्या है, गवर्नमेंट ने भी अभी 2047 को टारगेट रखा है, मोदी जी ने रखा ना कि वी हैव टू बी अ डेवलप्ड नेशन, पर डेवलपमेंट तो करना है। पर डेवलपमेंट ऐसा मत करो कि हम लोग पीछे ये करें, मतलब क्या, कचरों के पहाड़ बना दें। ठीक है, रिसोर्सेज का वेस्टेज करें, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो, रीयूज रिसाइकल, ऐसे कंसेप्ट को हम लोग मतलब फॉलो नहीं कर रहे। तो ये उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऐसे पहाड़ बन रहे ना, ये प्लास्टिक के पहाड़ है, समझ रहे हो। ये आपको पता ही होगा, दिल्ली वालों को, हम लोग को तो अच्छे से पता है कि ये दिल्ली में ऐसे पहाड़ बन चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि आप डेवलपमेंट करो। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए कि आज आप अपनी नीड्स, अब ध्यान से सुनना, मैं वही लाइन बोल रहा हूँ जो आपके इंस्टीट्यूट ने साफ साफ लिखी है कि आपने डेवलपमेंट हो, तो डेवलपमेंट कैसा हो कि आज की आपकी प्रेजेंट की नीड्स फुलफिल हो जाए। क्या हो जाए, आपके प्रेजेंट की नीड्स तो फुलफिल हो जाए, बट जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर ले, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा, इधर आओ आप डेफिनेशन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक डेवलपमेंट है, हाँ सर डेवलपमेंट है कैसा, जिससे हम लोग प्रेजेंट की नीड्स तो फुलफिल कर ले, मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, पर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, अपने फ्यूचर जनरेशन भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर ले, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग अपनी नीड्स नहीं फुलफिल कर पाएंगे, वो क्यों कैसे नहीं कर पाएंगे, अगर हमने सारे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन कर दिया, रीयूज कर नहीं रहे, रिसाइकलिंग पर ध्यान नहीं दे रहे, तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम वेस्ट कर देंगे तो वो अपनी नीड्स कहाँ से फुलफिल करेंगे। तो कह रहे हैं डेवलपमेंट आप करो, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, बस यही मतलब है, सिंपल सा मतलब। इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो आई कैन गिव यू एन हाफ एन आवर लेक्चर, बट इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है। तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या देखें, जैसे सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो इट्स अ वे ऑफ अ सोशल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक इको फर्नीचर कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, प्लास्टिक वेस्ट, मतलब जो प्लास्टिक वेस्टेज होता है घर, मतलब जो भी हाउस होल्ड्स वगैरह से प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, वेस्टेज के फर्नीचर बनाते हैं, प्लास्टिक वेस्ट का क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। इको फर्नीचर नाम करके कंपनी का है। एक और आपको मैं बता देता हूँ, Fool.co,
ये भी यही लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्लावर्स होते हैं जो टेम्पल्स के, वो ये लोग मतलब जो भी लोग वेस्ट कर देते हैं, कौन वेस्टेज कर देते हैं उसको, मतलब जैसे ही चढ़ाते हैं उसके बाद में उनको रिवर्स वगैरह में डंप कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, वो फिर कोई काम के नहीं होते। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, उन फ्लावर्स को कलेक्ट करके उनसे अगरबत्ती या फिर गुलाल या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में मदद कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये एक स्टेप्स है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर सोच रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रहे हैं, रिसाइकलिंग के कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, रीयूज के कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोलर एनर्जी यूज करो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। मतलब ऐसे स्टेप्स लो जिससे डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट आपका एम्पर नहीं होना चाहिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में, डेवलपमेंट करने के चक्कर में, मतलब आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। वेरी वेरी सिंपल। तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन बता दिया कि आज अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, आज की नीड्स फुलफिल करने के, प्रेजेंट की नीड फुलफिल करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, फ्यूचर जनरेशन अपनी नीड ही ना फुलफिल करे। तो ऐसा करो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। वेरी सिंपल। सर ये अब एसडीजी क्या है, तो सस्टेनेबल, एसडी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। अब जी से गोल मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये यूएन वाले लोग बैठे, यूएन में जो भी ये लोग बैठे, इन्होंने क्या किया, गोल्स बनाए। इन्होंने 17 गोल्स बनाए सर, और कहा चाहे डेवलप्ड हो या चाहे डेवलपिंग नेशन हो, इन गोल्स को फॉलो करना है। ये गोल्स क्या है सर, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आपके स्टडी मटेरियल्स में जो गोल्स दिए वो सारे मैं आपको बता दूंगा, नो नीड टू वरी। ठीक है, अब ये गोल्स क्या आता है सर, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, इन सब पे क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, रिड्यूस इन इक्वलिटीज, इन सब चीज़ों के ऊपर वो लोग फोकस किया है। ठीक है, उन्होंने 17 गोल बना दिए। ठीक है सर, ये 17 गोल्स किस लिए बनाए, टू एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी खत्म करनी है। देखो पी फॉर पॉवर्टी खत्म करना है, प्रोटेक्ट करना है प्लानेट को, प्लानेट बचाओ भाई, और प्रोस्पेक्ट्स हो सर, सबकी जीवन मतलब सबका जीवन, फॉर एवरीवन फॉर एवरीवेयर, हर जगह प्रोस्पेक्ट्स हो। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, ये सबको फॉलो करना है, चाहे डेवलप्ड हो या डेवलपिंग नेशन हो। 17 एसडीजी बनाए यूएन वालों ने, और ये सबको फॉलो करना है जो उनके मेंबर नेशन है, जिस हिसाब से उन्होंने बनाया, चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग नेशन। ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी। अब आते काम की बात पे। सर ईएसजी रिपोर्टिंग करेंगे, हाँ सर ईएसजी रिपोर्टिंग करेंगे। इसके 3 पिलर्स भी पूछ सकते हैं सर, 3 पिलर्स बताओ सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स बताओ। अब सुनो 3 पिलर्स क्या है सस्टेनेबिलिटी के, ESG, वेरी सिंपल, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, ESG। ठीक है, ESG, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। ठीक है, सिंपल वेरी, ये 3 इसके पिलर्स है सस्टेनेबिलिटी के। या पूछे ESG रिपोर्टिंग के क्या 3 पिलर्स हैं, तो आपको ये तीनों बताना है, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। सर इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में क्या होगा एक आप बताओ। तो कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, आप अपने एनर्जी यूज का बताओगे, वेस्टेज के बारे में बताओगे, पॉल्यूशन के बारे में बताओगे, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन यानी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे आप सेव कर रहे हो, कैसे आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, आपका एनिमल्स का कैसा ट्रीटमेंट है, कैसे उनको ट्रीट कर रहे हो आप। ठीक है, वेरी सिंपल। अब सुनो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं बोलूँगा आप सुनना ध्यान से, और मैं आपको गारंटी देता हूँ सेम जो ICAI ने लिखा है ना, वही आप एग्जाम में लिख के आओ, क्योंकि वही अपना पर्पज है इसमें। यू नो वेरी वेल सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज इन्वायरमेंट, बट द प्रॉब्लम इज वी हैव टू राइट व्हाट इज रिटन हियर। सिंपल है। तो अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करती है एंटिटी, एब्जॉर्ब करती है नेचुरल रिसोर्सेज को। क्यों करती है सर फॉर इट्स फंक्शनिंग। वो अगर उसको फंक्शन करना है तो उसको कोल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए, तो वो क्या करेगी, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करेगी। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज क्या करती है, एंटिटी क्या करती है, नेचुरल रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करती है उसके फंक्शनिंग के लिए। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, वन सो एंड वी कैन राइट सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो अब इस एनर्जी को जब प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, जब इस एनर्जी को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस मतलब इस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट सर्विसेज में। आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज बना रहे हो। तो जब आप, जाहिर सी बात है, आप जब इन नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करोगे तो देयर इज अ चांसेस दैट सर्टन वेस्ट विल बी लिविंग बिहाइंड, कुछ सर्टन वेस्ट पीछे रह जाएगा। ठीक है, वो वेस्ट तो कैसे नहीं होगा सर, कार्बन एमिशन, कुछ आप अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मतलब ये जैसे कोल ही यूज कर रहे हो आप, तो उसमें जाहिर सी बात है कार्बन का एमिशन होगा। ठीक है, कार्बन एमिशन होगा। वाटर जो यूज करोगे, वाटर डिस्चार्ज होंगे, वो फिर वाटर डिस्चार्जेस होंगे। इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेटेड करोगे तो आप ई वेस्ट क्रिएट करोगे। सिंपल सी बात है। पहले इन्होंने कहा इन्वायरमेंट का में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सर इन्वायरमेंट में क्लाइमेट पॉलिसीज, वेस्टेज, पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की। उन्होंने फिर कहा कि आप नेचुरल रिसोर्सेज अगर एंटिटी एब्जॉर्व करेगी तो देर मतलब नेचुरल रिसोर्सेज अपने फंक्शनिंग के लिए यूज करेगी, एब्जॉर्व करेगी। लेकिन जब ये उस एनर्जी को यूज करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज में, तो जाहिर सी बात है सर विल लीव सर्टन बिहाइंड सर्टन वेस्ट, कुछ पीछे सर्टन वेस्ट रह
रह जाएगा। वेस्ट के इन्होंने एग्जांपल्स क्या दिए, कार्बन एमिशन, वाटर डिस्चार्ज और ई वेस्ट। तो ये हो गया इन्वायरमेंट अपना तो पहला पिलर, ठीक है, वेरी सिंपल। सोशल, जब भी सोशल का नाम लूँ ना, मेरे को दिमाग में तो एक ही चीज आता है, टाटा। तो ये टाटा वालों ने क्या, टाटा, अभी जैसे अपन नाम सोचते हैं, हमने एक रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट है, ठीक है। तो क्या है, ऐसी सोशल क्या एड्रेस करता है, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप करता है एंटिटी का, किसके साथ, पीपल और इंस्टीट्यूशंस के साथ। एंटिटी एड्रेस करता है रिलेशनशिप का जो एंटिटी का है, किसके साथ, पीपल और इंस्टीट्यूशन के साथ। और रेपुटेशन इट फोस्टर्स, मतलब वो उसका रेपुटेशन भी बताता है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे ही टाटा देखते हो, यू हैव ए ट्रस्ट, आप उस ब्रांड पे ट्रस्ट करते हो कि यार इन्होंने, इसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी, एडल्ट्रेशन नहीं होगा, ये चीजें साफ है, सही है, मतलब आप ट्रस्ट है, देयर इज द ट्रस्ट, दिस इज द रिलेशनशिप दैट द टाटा हैज क्रिएटेड, राइट। तो अपना इस पे क्या होता है, ये ईसीजी का एस मतलब सोशल, सोशल मतलब एड्रेस करते रिलेशनशिप जो एंटिटी का है, या फिर रेपुटेशन इट फोस्टर्स, किसके साथ, पीपल और इंस्टीट्यूशंस के साथ। सर इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है सोशल में, देखो लेबर्स के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है, टाटा के लेबर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, डाइवर्सिटी पे बिलीव करता है कि नहीं करता, इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब हमें अपनेपन की भावना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आप कभी फॉरेन कंट्री जाओगे तो आपको जैसे ही, यानी स्पेशली व्हेन इफ यू आर वेजिटेरियन, ठीक है, एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ वेज फूड, तो यू विल सर्च फॉर हल्दीराम, आपको जैसे ही हल्दीराम दिखेगा ना, यू विल फील लाइक ये तो अपना है, देयर वुड बी अ फीलिंग ऑफ इंक्लूजन, राइट। तो ये सोशल में कवर हो गया, वेरी सिंपल। अब आ गया थर्ड पे, जी फॉर गवर्नेंस, जी फॉर गवर्नेंस। सर अब गवर्नेंस की क्या बात है, इसको एक बार मैं रब कर देता हूं और आप अच्छे से सुनो। गवर्नेंस की क्या बात है, गवर्नेंस की ये बात है कि ऐसे इंटरनल सिस्टम जो अब कंपनी अपने पे खुद लगाएगी, कंपनी खुद अडॉप्ट करेगी, क्या ऐसे इंटरनल सिस्टम, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे इंटरनल सिस्टम जो कंपनी अडॉप्ट करेगी। कंपनी अडॉप्ट क्यों करेगी, खुद को गवर्न करने के लिए उसके पास गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वेरी सिंपल, ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर जो अडॉप्ट करेगी इन ऑर्डर टू गवर्न इटसेल्फ। तो सर उसके इंटरनल सिस्टम में क्या क्या होने चाहिए, अच्छे प्रैक्टिसेस होंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस, सर बेस्ट कंट्रोल्स होंगे, हर चीज़ के कंट्रोल्स होंगे और प्रोसीजर्स बना रखेंगे। तो ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसे कंट्रोल, ऐसे प्रोसीजर जो एंटिटी अडॉप्ट करेगी इन ऑर्डर टू गवर्न इटसेल्फ, ठीक है, ऐसा इंटरनल सिस्टम जिसमें ये तीनों चीज़ें हो और फिर वो अडॉप्ट करेगी इन ऑर्डर टू गवर्न इटसेल्फ। तो सर इससे क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएगी अच्छे। अगर अच्छा गवर्नेंस है तो मतलब दे आर कंप्लाइंग विद द लॉज एंड रेगुलेशन से अच्छे से कंप्लाई कर रहे हैं। और अगर अच्छा गवर्नेंस है तो वो स्टेक होल्डर्स की सारी नीड्स को फुलफिल करने में कामयाब हो पाएंगे। वेरी सिंपल, ये तीन हो गए आपके पिलर्स, 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में सोचना कि क्या क्या है, इन्वायरमेंट का एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा नेचुरल रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करते, यूज करते, उसको प्रोसेस करते, कुछ वेस्ट रह जाता बिहाइंड, उसका वेस्टेज का इन्होंने एग्जांपल दिया। सोशल में इन्होंने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस की, सोशल मतलब हमेशा दिमाग में याद रखना टाटा। हाँ, तो इसमें क्या है, एंटिटी का जो रिलेशनशिप और जो रेपुटेशन वो फोस्टर करता है, फोस्टर मतलब जो सपोर्ट करता है, किसके साथ, पीपल और इंस्टीट्यूशंस के साथ। और इसमें एग्जांपल्स दे दिए, लेबर रिलेशनशिप पे, लेबर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, डाइवर्सिटी पे बिलीव करता है कि नहीं करता है, और इंक्लूजन की भावना, अपनेपन की भावना वो इंक्लूड करता है, ऐसे लगता है कि ये हमारा ही है, ठीक है। गवर्नेंस में मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल सिस्टम है। इंटरनल सिस्टम किसका है सर, प्रैक्टिसेस का है, प्रोसीजर्स का है और कंट्रोल्स का है। ये सब इंटरनल सिस्टम का क्या करेंगे, वो लोग अपने को अडॉप्ट करेंगे और खुद को गवर्न करेंगे। क्यों करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे अच्छे, सर लॉज के साथ कंप्लाई करेंगे और स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, ठीक है गाइस। अब आ जाओ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में क्या डिस्कस करेंगे, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इन्वायरमेंट की बात हो रही है, सोशल्स की बात हो रही है, इकोनॉमिक की बात हो रही है। यहाँ पे याद रखना, इकोनॉमिक तुम हमें पैसे में भी बताओ, मॉनेटरी टर्म्स में बताओ, इन्वायरमेंट पे टर्म्स में भी बताओ और सोशल इंपैक्ट में भी बताओ। फॉर एग्जाम्पल, एक नया ब्रांड, नई न्यू कंपनी जो अल्कोहल बनाती है, ये इंडिया में आई, ठीक है, तो वो बताओ इकोनॉमिकली आपने हमें कैसे ग्रो किया, क्या कितना टैक्स दिया, बताएंगे वो कि सर हमने आपके टैक्सेशन में इतना कंट्रीब्यूट किया, वेरी गुड। इन्वायरमेंट में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, सर इतना वेस्ट जनरेट किया, हमने इसको इतना ट्रीटमेंट किया, ऐसे ट्रीट करके इसको रिलीज किया, तो ये हमारा तरफ से इन्वायरमेंटल की तरफ से। सर सोशल, सर अल्कोहल पे जो सोशल तो सर सबसे अच्छा इम्पैक्ट देता है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, आप तीनों पर्सपेक्टिव बताओ, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और सोशल इंपैक्ट, इनकी रिपोर्टिंग करो। रिपोर्टिंग पब्लिकली, अब सुनो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिस है किस पे रिपोर्ट करना, रिपोर्ट पब्लिकली करना है। रिपोर्ट पब्लिकली करेंगे, जाके पब्लिक में चिल्लाएंगे सर ये हमारा इकोनॉमिक, ये हमारा इन्वायरमेंटल और ये सोशल इंपैक्ट, चाहे पॉजिटिव हो या चाहे निगेटिव, जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, पॉजिटिव और निगेटिव, वो बताएंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन है, देखो ये कंपनीज प्रोवाइड करेगी परफॉर्मेंस टू दी आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड को अपनी परफॉर्मेंस बताएगी ऑन रेगुलर बेसिस इन स्ट्रक्चर्ड वे। स्ट्रक्चर्ड वे मतलब एक रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा टाटा पावर की, जैसे ये देखो दिखाई देता हूं मैं, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सारी चीजें बताएंगे इसमें, वो लोग डिस्क्लोजर्स देंगे,
क्या क्या वो करते हैं, क्या उन्होंने किया, क्या क्या उनके फिर प्रिंसिपल्स, 9 प्रिंसिपल्स के हिसाब से पूरा है। आई विल डिस्कस इट बट अभी नहीं, ठीक है। तो बस मैं आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि ये करते हैं, तो अपन काम पे रहते हैं। अभी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो अब सुनो, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में अपन ने पहला पढ़ लिया इकोनॉमिक के बारे में बताओ, इन्वायरमेंट के बारे में बताओ और सोशल इंपैक्ट के बारे में बताओ। बताया आप, चाहे उसका पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है हमको बताओ, और अपने परफॉर्मेंस का आउटसाइड वर्ल्ड को बताओ। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। कंप्रेहेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। सर ये कंप्रेहेंसिव मैकेनिज्म क्या है? इस रिपोर्ट में मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग सस्टेनेबिलिटी डेटा। कंप्रेहेंसिव मैकेनिज्म है किसके लिए? ऑफ मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग। कैसे मेजर करना है सस्टेनेबिलिटी डेटा और कैसे उसको डिस्क्लोज करना है विथ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, और मैनेजमेंट डिस्क्लोजर है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ सस्टेनेबिलिटी डेटा क्या होता है। आपने कितना नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया, आपने कितना वेस्ट जनरेट किया, आपने कैसे उसको ट्रीट किया, आपने कैसे उसका, आपके एक्सपेंसेस क्या है, व्हाट कंपनी हैज स्पेंड। कंपनी अपना टोटल ओवर स्पेंड बताएगी, दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव स्पेंड फॉर, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए, वेस्ट को ट्रीट करके फिर रिलीज किया। ये सब कंपनी को बताना पड़ता है। तो क्या ये सस्टेनेबिलिटी डेटा है? तो ये सस्टेनेबिलिटी डेटा को आप मेजर करने का तरीका और डिस्क्लोज करने का कंप्रेहेंसिव मैकेनिज्म सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में डिस्कस है। और ये किससे अलाइंड है? विद परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड मैनेजमेंट डिस्क्लोजर। वेरी वेरी सिंपल। अब सुनो सर, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आई, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट का फायदा क्या है? रिपोर्ट का सबको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, ऐसे याद रखना। रिपोर्ट का सबको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। सर स्टेक होल्डर्स को फायदा मिलेगा? हाँ जी सर, स्टेक होल्डर्स को फायदा मिलेगा। एंटिटीज को फायदा मिलेगा। जो मैं सर्कल कर रहा हूँ आप भी अपने नोट्स में सर्कल कर लेना, नहीं है तो प्रिंट करा के कर लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं। इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट होगा सर, इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट। स्टेक होल्डर्स को क्या बेनिफिट होगा? जिन्होंने पैसा लगाया है, जो स्टेक होल्डर्स है, जो उसकी ग्रोथ से जिनको मतलब है, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस समझ में आएगा ना कि इन्होंने क्या क्या काम किया। ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस किसके रिस्पेक्ट है? विज़ सस्टेनेबिलिटी और उसके इंपैक्ट पे। अब एक बात बताओ, उनको ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस समझ में आई, स्टेक होल्डर्स को, वेल एंड गुड। अब इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगाया, इन्वेस्टर्स मतलब अब इन्वेस्टर्स को भी पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, क्या रिस्क हो सकता है। देखो ये सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, इन्वायरमेंट की बात होती है, तो एक तरह से रिस्क भी है, एक तरह से अपॉर्चुनिटीज है। इन इश्यूज में एक तरह से रिस्क भी दिखाई दे सकता है और एक तरह से अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई दे सकती है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए बहुत जरूरी। अब ये लाइन पढ़ो, इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज द इन्वायरमेंटल एंड सोशल इशूज। इन्वेस्टर्स भी आजकल इन्वायरमेंटल और सोशल इशूज पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देना पड़ेगा ना, आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, दे आर नॉट कंसिडरेड, दे आर नॉट कंसिडरिंग द इन्वायरमेंटल इशू, योर कंपनी विल बी गेट लॉकडाउन, मतलब शट डाउन, तो बंद हो जाएगी ना, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो फिर आप क्या, आपका इन्वेस्टमेंट गया ना। तो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज के देखेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट, और इस ईएसजी परफॉर्मेंस को यूज करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन वेरी राइट, स्टेक होल्डर्स के लिए अंडरस्टैंड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस। अब सर एंटिटीज को कुछ फायदा हो रहा है ना? हाँ हो रहा है ना सर। वो फोकस करेंगे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में। किस पे फोकस करेंगे? लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे। एंटिटीज जो रिपोर्ट करती है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में, उनको बेनिफिट होगा कि दे विल बी एबल टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। वेरी राइट। अब सुनो कैसे करेंगे सर ये लोग लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे? देखो जब ईएसजी इश्यूज आप एड्रेस कर रहे हो, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इश्यूज आप डिस्कस कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल उनको आप खत्म करोगे, राइट, उनको आप एड्रेस करोगे। तो आप लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की तरफ कंपनी को लेके जा रहे हो, तो ये एंटिटीज को उसमें हेल्प करेगा। वेरी सिंपल। अब तीनों के बेनिफिट आपको अच्छे से याद होने चाहिए और सेम टू सेम लिखने। भाई मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? देखो मार्क्स उसी पे मिल रहे हैं, ठीक है, और इस रिवीजन का पर्पज ये है। देखो आप अगर देखोगे तो मैं चीज़ें एक्सटेंड नहीं कर रहा, जितनी ऐसे नहीं लिखी। आई कैन गिव मोर एग्जांपल्स बट आई डोंट वांट टू, क्योंकि आई वांट कि यही चीज़ आप बार बार रिवाइज करो एंड ग्रीव ओवर इट, कि आप सीधा सीधा आप वो चीज़ें लिख पाओ। और कोई मेरा इसमें रिवीजन का वो नहीं है कि मैं आपको इस पर और आपको एक्सप्लेन करूँ और इसको मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने कोई मतलब नहीं होता आपको। इट विल बी योर प्योर टाइम वेस्ट, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स को क्या बेनिफिट होता है ध्यान रखो। उन्होंने कहा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को समझ सकता है, वेरी सिंपल। और एंटिटीज को वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि एड्रेस हो रहे हैं ईसीजी इश्यूज, तो फोकस कर पाएंगे। इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। अब सुनो, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं सोशल एंड इन्वायरमेंट इश्यूज पर, तो बिजनेस की कंटिन्यूटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, विल नॉट ओनली इंप्रूव। इसके अलावा भी एक और फायदा होगा, बिजनेस कंटिन्यूटी इंप्रूव होने के अलावा एक और फायदा होगा। वो क्या है? बेटर पोजीशन पे लेके आ जाएगी जो B2B कस्टमर्स है। B2B कस्टमर्स में उनसे उनको थोड़ा बेटर पोजीशन पे लेके आ जाएगी। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। आई एम वेरी श्योर कि आपको ऐसे कैसे याद रहना। अब सर ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग चल रही है, हाँ सर, अच्छा चल रहा है। तो इसके कुछ ट्रेंड्स बताओ, ग्लोबल ट्रेंड्स मतलब ये बाकी मतलब क्या, इसमें क्या क्या आ रहा है, नई क्या क्या चीज़ें आ रही है, कैसे इसमें रिपोर्टिंग होती है। तो देखो GRI एक कंसेप्ट है, वो भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में बताता है।
CDP एक कंसेप्ट है, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, वो भी एक मतलब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में चलता, वो एक ट्रेंड है एक तरह से जो ग्लोबल में ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है। और एक तीसरा है, आप देखो तीसरे वाले का नाम कैसे याद रखना, ऊपर दोनों जो पढ़े इंटरनेशनल, अपन ने तो बनाए नहीं, ऊपर जो दोनों पढ़े वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है तो इंटीग्रेटेड ही ना, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल है, इंटीग्रेटेड है, और सब तो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, यही ट्रेंड है। किस चीज का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है सर? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का। वेरी सिंपल। अब सुनो, इसमें कौन कौन फंसे इसके अंदर, कौन किस किस को ये रिपोर्ट करनी पड़ेगी यार? जो बड़े हैं उनके लिए तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। कौन बड़े बड़े? सर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, आ जाओ, वो उनको दे हैव टू कंप्लाई विद सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, उनको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट रन कंपनीज, सरकारी कंपनियां, लार्ज कॉर्पोरेशन, जो लार्ज कॉर्पोरेशन है, मल्टीनेशनल बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स, MNC वाले बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स, मतलब एक कंपनी एक तरह से ये समझो बड़ा ग्रुप और उसकी बहुत सारी कंपनीज होती है, तो उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स। और लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, तो हर जगह मारी जाती है ना सर, यहाँ पे भी मारी गई। अब इन लोग को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। पहला है GRI, मैंने आपको पहले एक बार याद रख लो, GRI CDP दोनों क्या इंटरनेशनल है, इंटीग्रेटेड है, और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात हो रही है, तो तीनों पॉइंट याद हो गए हम लोग को। अब सुनो, GRI के बारे में बताता हूं मैं आपको। इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल इम्पैक्ट, यहीं पढ़े थे। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स के, तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी। वेरी गुड, सारे स्टेक होल्डर्स को ये रिपोर्ट एड्रेस होगी। हाँ सर, ये रिपोर्ट सारे स्टेक होल्डर्स को एड्रेस होगी। सर ये मोस्टली यूज फ्रेमवर्क है, दुनिया का सबसे मोस्टली यूज फ्रेमवर्क है, जिसमें 93% ऑफ दी वर्ल्ड का 93% में, जिसमें से जो लार्जेस्ट 250 कॉर्पोरेशन है ना, वो इस पर रिपोर्ट करती है थ्रू अपना सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। किसके थ्रू रिपोर्ट करती है? GRI मतलब ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ये ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के थ्रू रिपोर्ट करती है। 100 से भी ज्यादा देशों में यूज होता है, यूज इन ओवर 100 कंट्रीज टू रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। एक बोर्ड बनाया हुआ है इन्होंने, GSSB करके, वो स्टैंडर्ड देती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई ना, ये बोर्ड, तो ये कहाँ पे? एम्स्टरडेम, नेदरलैंड, ठीक है। तो ये GRI आपका खत्म। GRI क्या है सर? सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट पर डिस्कस करता है। उस पर रिपोर्ट करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को एड्रेस होती है। मोस्टली यूज्ड वाइडली फ्रेमवर्क है। 93% ऑफ वर्ल्ड का 250 कॉर्पोरेशन इस पे रिपोर्ट करते हैं। 100 से भी ज़्यादा देशों पे ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेरी सिंपल। अब CDP का सर फुल फॉर्म बताओ। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में सर कार्बन से ही अपने को सोचना चाहिए कि इन्वायरमेंट पे ये अटकेगा। कहाँ अटकेगा? तो ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस डेटा पे अटकेगा। ये इसको कैप्चर करेगा, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस डेटा विच इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन मतलब जो गैसेज रिलीज होती है इन्वायरमेंटल में, जैसे मीथेन हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, और क्या है सर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इमिशंस है, इनका इमिशंस होता है तो इट्स हार्मफुल सबके लिए, नेचुरल पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका, नेचर पे। तो ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस डेटा को कैप्चर करता है जो रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैस इमिशन से। वाटर, फॉरेस्ट, सप्लाई चेन्स भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। वेरी सिंपल। तो मेजर डिटेल्स रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड आर क्लाइमेट चेंज। इसमें क्लाइमेट चेंज की बात होगी, फॉरेस्ट की बात होगी, वाटर सिक्योरिटी की बात होगी। रिपोर्ट सारे स्टेक होल्डर्स को एड्रेस होगी। देखो मैंने जो बोला वो सेम टू सेम लिखा है कि नहीं लिखा है? रिपोर्ट इज एड्रेस टू ऑल द इन्वेस्टर, बायर्स एंड अदर स्टॉक होल्डर्स ऑफ द एंटिटी, ठीक है। कैप्चर इनका इन्वायरमेंटल डेटा परफॉर्मेंस पे जो रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैस इमिशन से, वाटर से, फॉरेस्ट से और सप्लाई चेन से। वेरी सिंपल। मजा आया? अब सिंपल सा लास्ट वाला पॉइंट है, आ जाओ खत्म करते हैं सर। भाई स्क्रीन आ जा, तो रब करने की कोई जरूरत नहीं, सारा अपना मिट गया। हाँ चलो, थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल है सारे, अभी जो पढ़े इंटरनेशनल है। इंटीग्रेटेड है सर, सारे इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड है। पढ़े क्या? रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वेरी सिंपल सर। देखो इसमें इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या है, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए और कंटेंट एलिमेंट बना दिया। प्रिंसिपल्स बना दिए कि इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना, ये रहा कंटेंट, इस पर हमें रिपोर्ट करो। क्या रिपोर्ट करो? इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बना के हमें रिपोर्ट करो। तो एस्टेब्लिश गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कंटेंट एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू अलाउ द कंपनीज टू प्रोड्यूस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में कुछ चीजें पे डिस्कस होगा। हाँ सर, ये रिपोर्ट क्या क्या होगा? देखो पहले ऐसे याद रखना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या याद रखोगे? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन के आगे ओवरव्यू लगा देना, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। और सर सुनो, रिस्क अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजी,
वेरी सिंपल, और बिजनेस मॉडल, बस बात खत्म। अब ये रिपोर्ट किसके ऊपर है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर याद रखना और बोलना ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू और गवर्नेंस स्ट्रक्चर। बिजनेस मॉडल पर बात करेंगे सर, हाँ रिस्क, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेगा। कौन करेगा? इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आई होप द स्पीड इज वेरी मच फाइन विथ यू। अब आ जाओ 6 C's ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। 6 C's मतलब 6 कैपिटल, 6 कैपिटल। ये 6 कैपिटल के ऊपर भी हमें 6 C's है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में इंक्लूड है। सर ये 6 C's कैसे याद रखेंगे? वेरी वेरी सिंपल, मैं बोलूंगा अभी आपको याद भी हो जाएगा। कैसे याद होगा सर बताओ? अब सुनो, नेचुरल कैपिटल को मैन्युफैक्चरल कैपिटल बनाना। नेचुरल कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल, और मैन्युफैक्चर कैपिटल में उसको मैन्युफैक्चर करना। तो नेचुरल कैपिटल को मैन्युफैक्चर कैपिटल में लाने के लिए हमें फिश की जरूरत है। किस चीज़ की जरूरत है? FISH। ये मेमोरी टेक्निक लिखना, ऊपर लिखना नेचुरल, आगे एरो देना, आगे मैन्युफैक्चर लिखना, नीचे लिखना फिश। सर अब ये फिश से हम लोग नेचुरल को मैन्युफैक्चर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। सर F फॉर फाइनेंशियल, I फॉर इंटेलेक्चुअल, S फॉर सोशल, H फॉर ह्यूमन। ये 6 की 6 कैपिटल आपको ऐसे कैसे याद हो गई? वेरी गुड। अब आओ एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेचुरल को मैन्युफैक्चर में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है? फिश। F फॉर फाइनेंशियल, I फॉर इंटेलेक्चुअल, S फॉर सोशल, H फॉर ह्यूमन। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ, इसको हटाओ, अभी 6 C's भी कंप्लीट करते आओ। अब आओ फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंस कैपिटल में आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पूल ऑफ फंड के ऊपर बात करता है। पूल ऑफ फंड जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। पूल ऑफ फंड दैट इज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी सिंपल, देखो पूल ऑफ फंड अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, और पैसे आएंगे कहाँ? फाइनेंसिंग से आएंगे, डेब्ट से आएंगे, इक्विटी से आएंगे, ग्रांट से आएंगे, या खुद के जनरेटेड, या फिर कोई ऑपरेशन मतलब थ्रू ऑपरेशन या इन्वेस्टमेंट। खुद के जो जनरेटेड है, चाहे किसी ऑपरेशन करके आए या फिर किसी के इन्वेस्टमेंट मतलब अपने इन्वेस्टमेंट करके आए। पूल ऑफ फंड के बारे में बात करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। वेरी सिंपल, फाइनेंसिंग के थ्रू इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, डेब्ट, इक्विटी, ग्रांट लेके, या फिर जनरेटेड थ्रू इन्वेस्टमेंट या फिर ऑपरेशन। वेरी सिंपल। सर मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल बताओ, वो मशीन है जिससे, वो मशीन है ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट। प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट का क्या काम होता है? आपकी रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सारी मशीन के बारे में डिस्कस होता है। व्हाट इज मशीन? आप 3 इडियट्स में जाकर देखना, समझ में आएगा। आओ इधर, ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल्स, यही मैंने आपको बोला था। और ये अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल है प्रोडक्शन में यूज करने के लिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए। इसमें क्या है? बिल्डिंग, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करते हैं। जो बिल्डिंग इज ऑल्सो नोन, मतलब ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। इक्विपमेंट्स, कोई भी इक्विपमेंट्स, मशीन्स, वेरी वेरी मतलब इक्विपमेंट्स सारे जो भी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मशीनरी जो भी यूज करते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। फाइनेंशियल हो गया, मैन्युफैक्चर्ड हो गया। एन पे आओ, नेचुरल। नेचुरल मतलब वो नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे। सर नेचुरल मतलब इनपुट टू द प्रोडक्शन। वेरी सिंपल, जो आप इनपुट दोगे उससे इनपुट को यूज करके आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे। इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वेरी सिंपल। देखो ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी इंपैक्ट करता है, चाहे पॉजिटिवली करे चाहे नेगेटिवली करे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को तो इंपैक्ट करेंगे, मतलब नेचुरल इंपैक्ट, कैपिटल को इंपैक्ट करेंगे, वाटर को इंपैक्ट करेंगे, लैंड में को इंपैक्ट करेंगे, मिनरल्स को करेंगे, फॉरेस्ट को करेंगे, बायोडाइवर्सिटी करेंगे, और इकोसिस्टम के हेल्थ को, ये सब नेचुरल कैपिटल इंक्लूड करेंगे। वेरी सिंपल। अभी नेचुरल कैपिटल में आपको एग्जांपल बताने की कोई ज़रूरत है क्या? जमीन हो गई, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, रिसोर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया। वेरी सिंपल यार, बेसिक पॉइंट है। आओ ह्यूमन कैपिटल, वेरी इजी। अब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, 6 C's, ह्यूमन भी तो आपका कैपिटल है। एक सेकेंड ना, गुड। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? पीपल के स्किल्स, इंसानों की स्किल्स, एक्सपीरियंस काम आएगा ना तभी प्रोडक्शन करोगे। उनकी कैपेसिटी, उनको मोटिवेशन फॉर इनोवेशन, उनको मोटिवेट करो टू इनोवेट। उनको मोटिवेट करेंगे तभी तो वो नई चीज़ लेके आएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी दी है, इंक्लूडिंग ये 3 चीज़ें इंक्लूड और की है ह्यूमन कैपिटल में। सुनो, आप ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस बनाया, क्या बनाया? ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाया, एथिकल वैल्यूज बनाए, आपने बना ली तो ली, लेकिन ह्यूमन कैपिटल उसको अलाइन होनी चाहिए और उसको सपोर्ट भी करे। किसको? ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क और इथिकल वैल्यू आपने बना ली। क्या बनाया? ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क और इथिकल। देखो कैसे ऑर्गेनाइजेशन गवर्न होगी, उसका फ्रेमवर्क, और एथिकल वैल्यूज मतलब आपको कैसे काम करना है, इथिक्स की बातें की है, मोरल की बातें की है, ठीक है। तो ये आपने फ्रेमवर्क बनाया, बहुत अच्छी बात है सर। एक सेकेंड ना, इसको मिटा, अरे मिट जा भाई। तो इनके साथ अलाइन करो और इनको सपोर्ट करो, जो ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नेंस फ्रेमवर्क और इथिकल वैल्यूज बनाई है। वेरी सिंपल, जैसे ह्यूमन राइट का एग्जांपल भी दिया हुआ है इन्होंने, सच एज रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
अब उसके बाद में उन्होंने स्ट्रेटेजी भी बनाई, पहले क्या बनाया, गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाया, एथिकल वैल्यूज बनाए, तो अलाइन करो और सपोर्ट करो, फिर स्ट्रेटेजी बनाई। तो ऐसे ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए जो स्ट्रेटेजी को समझ भी करे और इंप्लीमेंट भी करे, समझ ले और इंप्लीमेंट करे, समझे इंप्लीमेंट करे, किसको, स्ट्रेटेजी को। इधर देखो, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट सच और इंप्लीमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, वेरी सिंपल। अब सुनो तीसरा पॉइंट, लॉयल्टी एंड मोटिवेशन। लॉयल्टीज एंड मोटिवेशन, लॉयल्टीज एंड मोटिवेशन किस चीज के लिए यार, उनको प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, क्या करने के लिए, इंप्रूविंग प्रोसेस, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब ह्यूमन कैपिटल में फिर से आओ, क्या इंक्लूड है, पीपल एक्सपीरियंस, एक सेकेंड ना, आजा भाई पेन, पीपल का स्किल्स, एक्सपीरियंस, उनकी कैपेसिटी, उनको मोटिवेट करना इनोवेशन के लिए, अलाइनमेंट होना चाहिए किससे, ऑर्गेनाइजेशनल का गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो बनाया, फ्रेमवर्क बनाया, और इथिकल वैल्यूज से। दूसरा पॉइंट क्या है, एबिलिटी, वो समझ सके और इंप्लीमेंट कर सके स्ट्रेटेजी। तीसरा पॉइंट क्या है, लॉयल्टी एंड मोटिवेशन, किस चीज के लिए, वो इंप्रूव करते रहे प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी सिंपल। ह्यूमन कैपिटल भी बहुत जरूरी है। सर सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल से पहले मैं आपको इंटेलेक्चुअल कैपिटल करा देता हूँ, बहुत सिंपल है ना, इसीलिए करा देता हूँ। इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब सर आपके पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल होने चाहिए जो डिटरमाइन करेगा कंपिटिटिव एडवांटेज में। सुनो, आप अगर कोई आपके पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ठीक है, कोई आईपी, कोई मतलब ट्रेडमार्क है, कोई पेटेंट है, मतलब ऐसा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ठीक है, तो आप उससे अर्निंग है ना आपका बढ़ सकता है, ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर अर्निंग का पोटेंशियल है। और ये आपकी इनोवेशन, मतलब इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपका कोई इनोवेशन भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है, या फिर किसी के साथ एक्सटर्नल रिलेशनशिप भी होती है। एक्सटर्नल रिलेशनशिप एक अच्छा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इंडिया में एक कंपनी है, वो कंपनी का टाई अप है कोई फॉरेन कंपनी के साथ, तो उनका रिलेशनशिप है, वो इंडिया में ऑपरेट करेंगे, तो उनके ऐसे एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स है, तो वो एक तरह से आईपी क्रिएट हो गया। उसके अलावा वो मशीन को कोई इंडिया में बेच नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, उनका एक्सटर्नल रिलेशनशिप हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, अच्छे ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज है जो उनको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे और एकदम ट्रेंड, एकदम स्पीड, तो उनके लिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। और इनोवेशन, ऐसा इनोवेशन कर दिया जो कॉस्ट रिड्यूस कर सके, या फिर कुछ ऐसा भारी चीज कर रखा है, तो ये सब इंटेलेक्चुअल कैपिटल में इंक्लूड होता है। आपको पता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या होता है, वेरी वेरी सिंपल। अब आ जाओ लास्ट में, सोशल कैपिटल, टाटा ग्रुप, ऐसे इंस्टीट्यूशन और रिलेशनशिप्स जो स्टेब्लिश्ड हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, विद इन एंड बिटवीन, एक कम्युनिटी के बीच में, एक ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स के बीच में, या अदर नेटवर्क्स, टू इनहेंस इंडिविजुअल, सब इंडिविजुअल का भी उसका भलाई हो और कलेक्टिव वेलबींग की तरफ काम करे। तो सुनो, अब सोशल कैपिटल में क्या इंक्लूड होता है सर, वैल्यूज एंड बिहेवियर, वैल्यूज एंड बिहेवियर की रिलेशनशिप, ट्रस्ट की बात होगी, लॉयल्टी की बात होगी, हाँ सर, की रिलेशनशिप, ट्रस्ट और लॉयल्टी की बात होगी। और सुनो, ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए जो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है उसको हटाओ, अगर सोसाइटी उसके अगेंस्ट है, सोसाइटी उसको कहती है काम नहीं करो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल लाइसेंस नाम की भी कोई चीज होती है ना, सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट, वेरी वेरी सिंपल। आग से आपसे कोई भी 6 कैपिटल पूछे, बोलना नेचुरल कैपिटल को मैन्युफैक्चर कैपिटल करने के लिए हमें फिश चाहिए, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड ह्यूमन। देखो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम है और आपको चीजें याद होनी चाहिए, द मेन फोकस शुड बी दैट, इसीलिए मैं आपको इसी वे में पढ़ा रहा हूं कि आपको याद रहे, ठीक है, वेरी सिंपल। अब आ जाओ, इसको खत्म कर दो, छोटा सा पेज है ये, 2 क्वेश्चन है, सुनो। ये पूछा है कि 6C के इंटीग्रेटेड कैपिटल कौन सा आएगा, एक तो डिजिटल की बात करेगा तो इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है, एक सर CSR वगैरह की बात करेगा, तो सिंपल सी बात है, सोशल रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा, वेरी सिंपल, आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना। आ जाओ, ग्लोबल सिनेरियो बताओ इन वेरियस कंट्रीज। अभी यूएस में क्या चल रहा है सर, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में, ये लोग नहीं बनाया है, ऑफ कोर्स सर, इन्हीं लोग को वो है जीवन में सारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, क्लाइमेट चेंज क्या, तो ये भी बताएंगे। यूके वाले भी क्या कर रहे हैं सर, हम लोग को बताओ। ये ग्लोबल सिनेरियो अगर पूछ ले वेरियस कंट्रीज, तो मैंने दोनों आपके स्टडी मेट में दिए, तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको दिया, तो आप भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इसमें डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यूएस में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, हाँ, वो कहता है तुम बताओ क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, क्या उन्होंने एक रिक्वायरमेंट क्या कर दी प्रपोज, क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो इसमें उनको बताना पड़ेगा फाइनेंशियल के साथ साथ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क भी बताने पड़ेंगे। फाइनेंशियल रिस्क तो बताएंगे कि ये रहे फाइनेंशियल रिस्क, बहुत हो गया फाइनेंशियल, यूएस वाले कह रहे हैं हमें क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क भी दो। ये किस पे, मोस्टली पब्लिक ट्रेडिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल कर दिया। इनकी रिपोर्टिंग में क्या इंक्लूड सर करेंगे, एक सुनो, रिस्क है तो मैनेजमेंट प्रोसेस होगा, तो क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, सुनो, कंपनी का क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है तो रिस्क आइडेंटिफाई हुआ होगा, तो रिस्क आइडेंटिफाई कैसे आइडेंटिफाई किया, हाउ द रिस्क आइडेंटिफाई, जो आपको इंपैक्ट करेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया वो कैसे आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा। अब जब रिस्क आ ही गया तो मैनेज और मिटिगेट करो भाई, तो हाउ दीज रिस्क आर मैनेज्ड एंड मिटिगेटेड, और उसके लिए आपने कोई सिनेरियो एनालिसिस, ट्रांजिशन प्लान या फिर कोई क्लाइमेट गोल्स बनाए हैं। फिर से सुनो, सिनेरियो एनालिसिस,
ट्रांजिशन प्लान और क्लाइमेट गोल्स बनाए। इस टॉपिक पे ज़्यादा लेटने की कोई जरूरत नहीं है, अब फटाफट सुनो। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने साथ मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी क्या कर दिया? प्रपोज किया क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो पब्लिक ट्रेडिंग कंपनीज, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज है वो फॉलो करेंगी। फाइनेंशियली मटेरियल रिस्क के साथ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क भी बताएंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग में इन्होंने कहा कि कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट किससे रिलेटेड, क्लाइमेट रिस्क रिलेटेड मैनेजमेंट प्रोसेस बताएंगे। फिर वो कैसे इन्होंने रिस्क जो आइडेंटिफाई किया है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, वो उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर रहा है और उन्होंने कैसे इस रिस्क को मैनेज किया, और मैनेज से कुछ काम नहीं होगा, मिटिगेट भी करना है, इससे खत्म भी करना है। तो उसमें क्या उन्होंने कोई सिनेरियो एनालिसिस की, ट्रांजिशन प्लान बनाया या फिर क्लाइमेट गोल्स किया। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सर यूके में क्या चला है? यूके वालों ने कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज नहीं किया, इन्होंने क्या किया? यूके ईएसडी डिस्क्लोजर बना दिया। क्या बना दिया? यूके डिस्क्लोजर बना दिया। और किस में बना दिया? कंपनीज एक्ट में बना दिया। उनका कंपनीज एक्ट पुराना है 2006, हमारा कंपनीज एक्ट नया है 2013। याद रखो तो आपकी मर्जी, नहीं रखो तो भी आपकी मर्जी। अब उसमें क्या क्या है सर? रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड किए फॉर एनुअल रिपोर्टिंग। एनुअल रिपोर्टिंग में ये जाने चाहिए। तो ये किसके किसके ऊपर एप्लीकल कर दिया सर? यूके में देखो, अगर आप लिस्टेड हो आ जाओ, ईएसडी डिस्क्लोजर दो। बात करता सर, आपका 500 मिलियन टर्नओवर है, 500 मिलियन पाउंड का टर्नओवर एक्सीड कर रहे हो। 500 मिलियन से जैसे ही एक्सीड किया आ जाए ईसीजी पे रिपोर्ट दे, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाइए। ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है यूके में, सिंपल। और या फिर 500 से ज्यादा, मोर देन 500 इंप्लॉयज, 501 होते ही आ जाओ भाई हमारे पास और रिपोर्ट दो। ये यूके वाली बात हो गई सर। इसमें भी यूके वालों ने भी कुछ कहा। क्या कहा? कि आप भी हमें रिपोर्ट दो। उस रिपोर्ट में डिस्कस करो स्ट्रेटेजी प्रोसेस ड्यू डिलीजेंस, एसपीडी, स्ट्रेटेजी प्रोसेस ड्यू डिलीजेंस। स्ट्रेटेजी प्रोसेस और ड्यू डिलीजेंस करो कौन से मैटर्स पे? इन्वायरमेंट पे, कंपनी के एम्प्लॉय, सोशल मैटर्स पे। देखो इन्वायरमेंटल का हो गया, सोशल का हम लोग को पता ही था। सोशल से इन्होंने रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट कर दिया, एम्प्लॉयज वाला इंक्लूड कर दिया। इन्वायरमेंट और सोशल हमने पढ़ा था, एम्प्लॉयज डाल दिया और फिर रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट डाल दिया। ये यूके में चल रहा है। यूके में इसी डिस्क्लोजर्स बनाए जो कंपनीज एक्ट 2006 में उन्होंने रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल रिपोर्टिंग बना दी। और इन्होंने एक रूल अप्लाई कर दिया कि लार्ज कंपनी जो लिस्टेड है, जो एक्सीड कर रही है 500 मिलियन टर्नओवर से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर कर रही है, या फिर 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज है उसके पास, वो रिपोर्ट करेंगे स्ट्रेटेजी प्रोसेस और ड्यू डिलीजेंस के मैटर्स पे, जो किससे रिगार्ड होने चाहिए? इन्वायरमेंटल से, कंपनी के एम्प्लॉयज से, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट और सोशल मैटर्स। मजा आ रहा है ना दोस्तों? बहुत सिंपल है सर। ग्लोबल में तो ठीक है, अपने इंडिया में क्या चला? हमारे इंडिया में आईसीआई ने क्या किया सर? आईसीआई क्या करेगी? सुनो 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 सुनो, बहुत काम की बात है ना, कि हमारे आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? आप लोग सोचो दिल से, क्या किया होगा आईसीआई ने? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का एक कंसेप्ट आया, एसआर। आईसीआई क्या करेगी पता है? इसके आगे एस लगाएगी, बोलेगी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, घोषित सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बना दिए। सर ये बना तो दिए, पर ये इसको कोई मॉनिटर वगैरह कुछ तो कौन बनाएगा? बनाने भाई तो अपन तो सारे नहीं बनेंगे, अपन तो एग्जाम लेंगे। तो इसके आगे बी लगा दिए, मतलब बोर्ड, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये स्टैंडर्ड्स बनाएगा। किसके ऊपर? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर। वेरी सिंपल। अच्छा है सर, और स्टैंडर्ड्स आएंगे? हाँ सर, और अच्छा आएंगे। ये क्या करेंगे? अप्रोप्रिएट मेजर्स लेंगे जिससे अवेयरनेस बढ़ाएंगे, मेजर्स करेंगे टुवर्ड रेस्पॉन्सिबल, मतलब क्या इंप्लीमेंट करेंगे मेजर्स किसके रिलेटेड? रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के। सर बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, बोर्ड बना दिया, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बना दिया हमारे आईसीआई ने। पैसा कहाँ जाएगा? तो कहा कि सर्टिफिकेट कोर्स बनाओ, लोग सर्टिफिकेट लेंगे और हम पैसे लेंगे, हमसे सर्टिफिकेट लेने आएंगे, हम पैसे लेंगे। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स पे किस पे बना दिया? एसडीजी पे बना दिया, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी पे बना दिया और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पे बना दिया। जाओ कोर्स पे अप्लाई करो। और ये आईसीआई का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ना। देखो चीजों को लोड लेके मत पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो, याद रहेगी, सिंपल है। अभी BRSR मैंने बताया था, BRSR, ठीक है। ये BRSR मैंडेटरी है 2022-23 से, 2022-23 से मैंडेटरी कर दिया। वेरी सिंपल। इसमें डिस्क्लोजर्स था तो वो तो वॉलंटरी है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वॉलंटरी है 21-22 से। डिस्क्लोजर है पहले जो है ना 21-22 में डिस्क्लोजर वॉलंटरी था, 21-22 भी गया। अब क्या है? BRSR क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया 22-23 के लिए, ठीक सिंपल। तो इसमें एक क्वेश्चनियर बना गया और ये क्वेश्चन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो आपकी रिपोर्ट बनेगी BRSR की 3 कैटेगरीज में बनेगी। पहला सुनो, सेक्शन ए जनरल डिस्क्लोजर, बी मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर, और तीसरा सेक्शन सी प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, जी जनरल डिस्क्लोजर, एम मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर, सी प्रिंसिपल डिस्क्लोजर्स, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको रिपोर्ट पर लेके जाऊंगा, डोंट वरी। जनरल डिस्क्लोजर्स में क्या हो गया? लिस्टेड कंपनीज के डिटेल्स दो, लिस्टेड कंपनीज का डिटेल दो, उनका प्रोडक्ट, उनका सर्विस, उनका ऑपरेशन, उनका प्रोडक्ट, उनका सर्विस, उनका ऑपरेशन के बारे में बताओ, प्रोडक्ट सर्विस ऑपरेशन के बारे में बताओ, एम्प्लॉइज के बारे में बताओ, एम्प्लॉइज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो, और रिश्ते बताओ। रिश्ते कौन से सर? होल्डिंग के साथ, सब्सिडियरी के साथ, एसोसिएट के साथ। फिर से सुनो,
ये रिपोर्टिंग बनी, हाँ जी सर रिपोर्टिंग बनी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जनरल डिस्क्लोजर्स देंगे। जनरल डिस्क्लोजर्स में सर क्या देंगे, डिटेल्स अबाउट द लिस्टेड कंपनी। डिटेल्स अबाउट द लिस्टेड कंपनी में इन्होंने क्या कहा, सर प्रोडक्ट के बारे में बताओ, सर्विसेज के बारे में बताओ, ऑपरेशन का PSO, प्रोडक्ट सर्विस ऑपरेशन एम्प्लॉयज और उसके रिश्ते रिलेटेड, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी के साथ इनके जो भी रिश्ते, एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडरी के साथ जो भी रिश्ते हैं, रिलेशनशिप बताओ। सेक्शन बी में क्वेश्चन डाल दिए। सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन डाले, एक तो डाल दिया पॉलिसी और मैनेजमेंट प्रोसेस का, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। दूसरे वाले में क्या डाल दिया, गवर्नेंस लीडरशिप ओवरसाइट, GLO, गवर्नेंस लीडरशिप ओवरसाइट, ठीक है, गवर्नेंस लीडरशिप ओवरसाइट, ये सेक्शन बी में डाल दिया। ठीक है, आपको ऐसे का ऐसा लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस अटेम्प्ट में इसका। और सेक्शन सी क्या है, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स। उन्होंने क्या क्या, KPI, सर ये कंपनीज को रिपोर्ट करना है, KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सर ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल, क्वांटिफाइबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं। सर फॉर एग्जांपल कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं किया आपके ऑडिट में, तो ये आप कैसे देखोगे, आपके जो 100 में से मार्क्स आएंगे तो क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे आपके, है ना, वो आपके इंडिकेटर्स बनाए। पूरा पास होने के लिए सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, तो आपके क्या है जो नंबर आएंगे वो KPIs होंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपने किस हिसाब से परफॉर्मेंस किया है तो उनको उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अब इन्होंने क्या बना दिया, इनको ये जो KPIs है इनको अलाइन कर दिया किसके साथ, 9 प्रिंसिपल्स के साथ। ये 9 प्रिंसिपल किसने बनाए, NGRBC। RBC तो याद रहता है ना सर, रेड ब्लड सेल, हाँ वैसे याद नहीं रखना, बस NG लगाना और RBC लगाना। पहले क्या लगाना, NGRBC। अब इसका सुनो, नेशनल गाइडलाइंस, नेशनल गाइडलाइंस, NG मतलब नेशनल की गाइडलाइंस, किसके ऊपर सर, रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट है उधर। RBC का मतलब रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, वेरी सिंपल। मजा आया सर। अब KPIs को दो कैटेगरी में बताया, KPIs जो बनाए ऊपर दो कैटेगरी में बताया। एक तो एसेंशियल कैटेगरी, मतलब एक एसेंशियल इंडिकेटर में डिवाइड कर दिया, और एक मैंडेटरी, जो एसेंशियल इंडिकेटर्स को मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स में डाल दिया, और एक लीडरशिप इंडिकेटर, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ EL, ठीक है, EL, एसेंशियल और लीडरशिप, एसेंशियल और लीडरशिप, ठीक है। एसेंशियल इंडिकेटर्स मतलब मैंडेटरी उस रिपोर्ट में होना चाहिए। सर किस चीज के बारे में होगा, देखना एनवायरमेंट के बारे में होगा और ट्रेनिंग के बारे में होगा। डेटा ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्टेड, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट हुए उसका बताओ, और किसका दो, इन्वायरमेंट का डेटा दो। इन्वायरमेंट का डेटा किस पे दोगे, एनर्जी एमिशन वाटर, एनर्जी एमिशन वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट पर डेटा दो, वेरी सिंपल। और लीडरशिप इंडिकेटर क्या है, लीडरशिप इंडिकेटर्स आर दी ऑप्शनल डिस्क्लोजर। सर इस पे किस पे फोकस करेगा, आओ अभी बताता हूँ यार, थोड़ा धीरज रखो मेरे भाई, हमारा भी गला सूखता है। इधर आओ, एसेंशियल इंडिकेटर्स का आपका बताया। एसेंशियल इंडिकेटर्स क्या, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स क्या है, डेटा देंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर जो आपने कंडक्ट किया, और इन्वायरमेंटल डेटा देंगे। इन्वायरमेंटल डेटा किसके बारे में देंगे, एमिशन का, वाटर का, वेस्ट मैनेजमेंट का, एमिशन वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, इस लेक्चर को मैं जानबूझ के स्पीड में रख रहा हूँ, थ्योरी है, बोरिंग नहीं होना इसको, है ना। जो काम की चीज़ें मैंने आपको फोकस कराई उसको ऐसे याद करना है, तो इस पे योर फोकस शुड बी मोर ऑन लर्निंग, राइट। और लीडरशिप इंडिकेटर्स, लीडरशिप इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ऑप्शनल इंडिकेटर्स। ऑप्शनल इंडिकेटर्स, अगर इसको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा ना तो आप लोग नींद में लोगे। लीडरशिप इंडिकेटर्स, लीडरशिप इंडिकेटर्स में सर किस चीज़ के बारे में देखा, इधर देखो, चेन कंजम्पशन, कॉन्फ्लिक्ट्स और साइकिल। चेन कंजम्पशन, कॉन्फ्लिक्ट, साइकिल, चेन कंजम्पशन, कॉन्फ्लिक्ट, साइकिल, ऐसे याद रखना। चेन से कंजम्पशन, कॉन्फ्लिक्ट का साइकिल, कॉन्फ्लिक्ट साइकिल, कॉन्फ्लिक्ट साइकिल, चेन। अब सुनो, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, इसमें क्या इंक्लूड होगा, लाइफ साइकिल असेसमेंट, कॉन्फ्लिक्ट से मतलब डिटेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और डिटेल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट पॉलिसी, कंजम्पशन से एनर्जी कंजम्पशन, तीसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये आपके हो गए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आओ यार जल्दी से अपने रिपोर्ट पर। 9 प्रिंसिपल्स जो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा अपने लास्ट वाले पेज में। ए जनरल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब डिटेल्स अबाउट द एंटिटीज, उसके ऑपरेशन, उसके सर्विसेज, उसके एम्प्लॉयज, उसके रिलेशनशिप, वेरी सिंपल। सेक्शन प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बताया, देख लो एग्जांपल, ऑपरेशन के बारे में बताया सर, ऑपरेशन के बारे में बताया, रिश्ते के बारे में बताया, एम्प्लॉयज के बारे में बताएगा, होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशनशिप के बारे में बताया, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद सेक्शन बी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर, पहले था जी जनरल में, फिर हो गया एम से मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर। मैनेजमेंट और प्रोसेस डिस्क्लोजर्स में सर दो चीज बात की थी, इधर आओ, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन देखना, और रेड में लिखा था मैंने कि क्वेश्चन पे डिस्कस करता है। दो क्वेश्चन मतलब पॉलिसी और मैनेजमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, और दूसरा गवर्नेंस लीडरशिप एंड ओवरसाइट से रिलेटेड, गवर्नेंस लीडरशिप एंड ओवरसाइट के रिलेटेड, वेरी सिंपल। और तीसरा सर आओ ना जल्दी सर, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। और इनको क्या बोला था मैं कि वो 9 प्रिंसिपल से अलाइन कर देंगे। 9 प्रिंसिपल किसने बनाए, नेशनल गाइडलाइंस किस पे, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, NGRBC। तो इन्होंने को दो इंडिकेटर्स में, मतलब दो में KPIs को दो चीजों में बांट दिया था, एक तो था लीडरशिप वाला और एक था लीडरशिप वाला ऑप्शनल था, और एक था मैंडेटरी वाला, ठीक है। इधर आओ EL, जो एक EL अपन ने पढ़ा ना इधर,
एसेंशियल इंडिकेटर और एक लीडरशिप इंडिकेटर। लीडरशिप इंडिकेटर्स आर ऑप्शनल, इसमें मैंने बोला था चेन, कॉन्फ्लिक्ट, साइकिल और कंजम्पशन, ऐसा करके मैंने याद कराया था। एसेंशियल इंडिकेटर्स में क्या डेटा देगा, कितना अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किया, डेटा ऑन एनर्जी वेस्ट और वाटर इमिशन, जो भी है एनर्जी इमिशन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये तीनों खत्म, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ के मत जाना भाई, फिर एग्जाम के बाद मेरी याद आएगी। मेथडोलॉजी बताओ सर, मेथडोलॉजी बताओ किसमें, कि आपको एश्योरेंस प्रोवाइड करना है। एश्योरेंस किस पे, बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पे, BRSR। तो सुनो, आप कहीं पे भी कोई भी ऑडिट करने जाओ या फिर कोई भी आप एश्योरेंस देने वाला काम करो तो आपको उसका पहले रिपोर्ट्स होगा, उस रिपोर्ट को प्रिलिमिनरी रिव्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी रिपोर्ट को प्रिलिमिनरी रिव्यू करेंगे, ESG रिपोर्ट। देखो इसमें मुझे 5 पॉइंट से दिक्कत है, बाकी मुझे इसमें सब सही लगता है। पहले आप मैं आपको 5 पॉइंट आप बीच में डाल देना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपने बेसिक बात सुनो, आप जाके ESG रिपोर्ट ली, उसका आपने प्रिलिमिनरी रिव्यू किया, क्या किया, प्रिलिमिनरी रिव्यू किया ESG रिपोर्ट का, वेरी गुड। फिर अब उसको देखने के बाद आपको वो चीज़ें ऑन साइड वेरीफाई करनी पड़ेगी ना, ऑन साइड वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ऑन साइड वेरिफिकेशन किस चीज़ का किया, ESG रिपोर्ट का किया। उसके बाद में वेरिफिकेशन के बाद में ये यहाँ पे कहा है कि आप असेसमेंट रिपोर्ट इशू कर दो। पहले ESG रिपोर्ट का प्रिलिमिनरी रिव्यू किया, फिर आपने ऑन साइड जाके वेरीफाई कर दिया, फिर आपने असेसमेंट रिपोर्ट इशू कर दी। रिपोर्ट कर दी तो उनके रेस्पॉन्स आएंगे, तो उन रेस्पॉन्स को आपने रिव्यू भी कर दिया, जो क्लेरिफिकेशंस आई उनका भी आपने रिव्यू कर दिया है ना उनकी तरफ से। अब सुनो ये बीच, फिर लास्ट में क्या करें, अब सुनो मैं एक सेकेंड, मुझे दिक्कत क्यों है यहाँ पे 5th पॉइंट से। आपने कहा प्रिलिमिनरी रिव्यू करो, रिव्यू करने के बाद आपने वो चीज़ें ऑन साइड जाके असेस कर ली, उसके बाद में असेसमेंट रिपोर्ट दे दी, फिर आपने जो रिस्पॉन्स आए उनको रिव्यू कर लिया, उसके बाद आपका काम फाइनल रिपोर्ट देना है ना, जो फाइनल रिजल्ट्स आए। तो आपको प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट या स्लैश रिकमेंडेशन जो गई है वो देख लो। लेकिन ये बीच में क्या बोल रहा है, सबमिशन ऑफ फाइंडिंग। अब जब रिपोर्ट जा चुकी है तो अब आप रिपोर्ट जा चुकी है, उनके रिस्पॉन्स आ गए, तो बीच में क्यों लिखा है सबमिशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ ऑन साइट असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू। अब इन्होंने लिखा है, आप याद रखना, मेरे को नहीं पता कि सबमिशन किस चीज़ का है, अब उन्हें याद करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है भाई अपने पास, मेरा तो यही माना, जब रिपोर्ट चली गई उसके बाद रिस्पॉन्स आ गए, रिस्पॉन्स के बाद में वो रिस्पॉन्स को आप फाइनल रिपोर्ट में डालो और उनके रिस्पॉन्स रिकमेंडेशन देके फाइनल करो। तो बीच में इन्होंने क्यों लिखा, ये पहले तो लिखते तो समझ में भी आता। तो सबमिशन करो ऑफ फाइंडिंग ऑफ ऑन साइट असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू, ठीक है। पहले प्रिलिमिनरी रिव्यू किया, ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन है क्या, ऑन साइट जाके असेस कर लिया, जो ESG रिपोर्ट में दिया वो उससे वेरीफाई कर लिया, इशू कर दिया असेसमेंट रिपोर्ट, उनके रिस्पॉन्स आए उनको रिव्यू कर दिया, फिर लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट स्लैश रिकमेंडेशन। फिर बीच में इन्होंने क्या डाल दिया, सबमिशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ ऑन साइट असेसमेंट एंड रिव्यू, डॉक्यूमेंट रिव्यू। सर ऑडिटर क्या करेगा, सर ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क हो रहा है, ऑडिटर क्या करेगा सर, ऑडिटर कुछ नहीं करेगा। आओ और एक काम करना है, मैं चलो अभी बता देता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक सेकंड ना। रोल ऑफ ऑडिटर बताओ सर, रोल ऑफ ऑडिटर किस चीज़ में बताओगे, क्लाइमेट कंसिडरिंग क्या है, जब ऑडिटर का रोल क्या होगा, जब वो कंसिडर करेगा क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क इन फाइनेंशियल ऑडिट। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वेरी गुड। रोल ऑफ ऑडिटर इन कंसिडरिंग क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, कंसिडरिंग क्लाइमेट, अब ऑडिटर का काम है फाइनेंशियल ऑडिट करना, तो उसमें जब क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की बात हो रही है तो उसमें उसका रोल क्या होगा। ऑडिटर का रोल सबसे पहले बचपन से पढ़ता है सर, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। यहाँ मैंने लिखा है अबाउट द एब्सेंस, इन सबको काट दो, एब्सेंस ऑफ मटेरियल को काट दो। ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, क्या रीजनेबल एश्योरेंस, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट वेदर कॉज बाय ड्यू टू एरर और फ्रॉड, वेदर जो कॉज हुआ है, मतलब मिस स्टेटमेंट जो चाहे फ्रॉड से हुई है चाहे एरर से हुई है, तो उसको रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ेगा। वेरी सिंपल। रीजनेबल एश्योरेंस लेने के बाद में क्या करेगा कि रिपोर्ट करेगा, क्या प्रेजेंट की रिपोर्ट करेगा, किस चीज़ की, फेयर प्रेजेंटेशन बना है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली रिपोर्टेड है, फेयरली प्रेजेंटेड है, किसके हिसाब से, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से। ये तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, हम लोग को पता है। ये जो येलो वाली है इसमें हेडिंग्स बनाई है, मैंने खुद बनाई है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसलिए बनाई है क्योंकि आपको चीज़ें तोड़ दी और याद कर दिया, पूरा का पूरा बोरिंग पैराग्राफ दिया, तो आपको हेडिंग नहीं लिखनी है, मन करे तो लिख लेना, वरना आप नहीं लिखनी। आपको ये पूरा ये फ्लो में लिखना हो तो फ्लो में लिख लेना, बट मैंने इनकी हेडिंग इसलिए बना दी कि आपको चीज़ें याद रहेगी। ऑडिटर का पहले जाते ही ऑब्जेक्टिव क्या है, और जब वो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की बात करेगा तो पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा ना, तो कंसिडर क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज। एंटिटी की जब अंडरस्टैंडिंग लो तो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क भी आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। और क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क का रिलेवेंस अलग अलग होता है सर। रिलेवेंस ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क वेरीज अक्रॉस सेक्टर्स। सेक्टर्स कैसे सर, इसका सिग्निफिकेंस बैंक में अलग तरह से होगा, बैंक में पेपर वेस्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, इन बैंक्स और इंश्योरेंस में इसका अलग पर्सपेक्टिव होगा। एनर्जी
जो एनर्जी में इन्वॉल्व है, पावर सेक्टर कंपनीज है फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए अलग उनके रिलेटिव होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो धुआं उड़ा रहे हैं तो उनके लिए अलग इन्वायरमेंट रिलेटेड रिस्क होंगे, ठीक है। कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, फूड में काम कर रहा है, फॉरेस्ट्री में काम करता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग रिलेवेंस होगा। तो ऑडिटर का काम क्या, पहले जाके अंडरस्टैंडिंग ले लो एंटिटी का, और जब अंडरस्टैंडिंग का एंटिटी ले रहा है ना, तो साथ साथ में भाई क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कंसिडर करना, और रिलेवेंस अलग अलग होता है। अब क्या है, पहले क्लाइमेट चेंज पे फोकस नहीं था, अब फोकस हो चुका है क्लाइमेट चेंज का। हमारा मोदी जी भी क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं ना। इंक्रीज डिमांड हो गई, इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स को भी इंटरेस्ट आ गया क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि उनको पता आज वो पैसा लगा रहे हैं और कंपनी इन्वायरमेंट से कोई ESG वगैरह इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस पर ध्यान नहीं दे रही है, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान नहीं दे रही, तो आज नहीं तो कल उस कंपनी का ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ नहीं है तो इन्वेस्टमेंट को क्यों करना चाहेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स की डिमांड हो गई है, और ये चाहते हैं इन्फॉर्मेशन दे, किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क कैसे एड्रेस हुए ऑडिट में, हाउ द क्लाइमेट रिस्क अवेयर एड्रेस इन दी ऑडिट। तो ट्रांसपेरेंसी का भी प्रेशर बन रहा है, इंक्रीज प्रेशर फॉर ट्रांसपेरेंसी, किस पे, क्लाइमेट रिलेटेड मैटर्स में। तो इनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी उन पे एप्लीकेबल होते हैं, बात खत्म। ऑडिटर अपने रिपोर्ट में क्या करेगा, ऑडिट प्रोसेस यूजर्स को कम्युनिकेट करेगा, यूजर्स को बताएगा, कम्युनिकेशन ऑफ टू इन्फॉर्म यूजर्स अबाउट द ऑडिट प्रोसेस, वेरी सिंपल। ऑडिट ओपिनियन के साथ साथ वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, और ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर बताता है, और वो उन सिग्निफिकेंट मैटर्स को कैसे एड्रेस किया वो भी बताता है। तो सिग्निफिकेंट मैटर मतलब तो अगर उसको बताने होंगे तो कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बना के उनको जो अटेंशन दे सकता है वो डिस्क्लोजर्स की, जो फंडामेंटल है यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या चीज़ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के लिए। अब क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्यूरेटली प्रेजेंट हुई है कि नहीं, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हुई है कि नहीं है, किसके हिसाब से एप्लीकेबल FRF, जैसे एग्जांपल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी कंपनी फॉलो कर रही है या जो भी उस पर एप्लीकेबल है। वेरी गुड। अब सर कंसिस्टेंसी चेक और अदर इन्फॉर्मेशन बताओ। कंसिस्टेंसी चेक मतलब आपने क्या किया है, इंफॉर्मेशन दी है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे, और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो, तो ऑडिटर का काम होता है SS 720 के ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट की है आउटसाइड FS, जो अपने पब्लिकली कम्युनिकेट किया, चाहे मैनेजमेंट रिपोर्ट के द्वारा, प्रेस रिलीज के अलावा इन्वेस्टर्स अपडेट दिए, तो उसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल रिलेटेड भी डाली है, तो SS 720 के हिसाब से ऑडिटर की जिम्मेदारी है उनको चेक करे कि वो उससे कंसिस्टेंट है कि नहीं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। पहले लिखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनके हिसाब से जब अंडरस्टैंडिंग लेगा एंटिटी को तो उसको कंसीडर करना है इन्वायरमेंट रिलेटेड रिस्क। उसके बाद में फोकस बताएगा सर कि अब फोकस और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गया, इन्वेस्टर्स भी डिमांड कर रहे हैं कि आप इस पर रिपोर्ट करो कि उन्होंने क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कैसे एड्रेस किया है। क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो FS में अप्रोप्रिएटली एप्लीकेबल FR के हिसाब से प्रेजेंट हुई है कि नहीं है, और कंसिस्टेंसी चेक करेगा। और एक ऑडिट रिपोर्ट का पॉइंट कि जहां उसको कम्युनिकेट करना है कुछ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा, या फिर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देनी है उसको, किसको, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर को। इधर देखो, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स को एड्रेस देना तो EOMP डाल देगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ यूजर्स विच आर द फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेकेंड पेज भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। लास्ट पेज, लास्ट टॉपिक, 2 टॉपिक है, कंप्लीट करना है, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, थोड़ी एनर्जी दिखा हुआ, अभी हारना नहीं अपने को, इसको खत्म करना है। आ जाओ, एक तो एश्योरेंस इन BRSR की बात है, और एक 9 प्रिंसिपल्स इन9 प्रिंसिपल्स ऑफ BRSR। BRSR का फुल फॉर्म क्या था सर, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। वेरी सिंपल। आओ, एश्योरेंस इन BRSR की क्या बात है, सेबी ने करंटली स्टार्ट कर दिया, किस पे कर दिया कि टॉप 1000 कंपनीज को BRSR पर, मतलब BRSR करना पड़ेगा, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर काम करना है। तो एश्योरेंस का क्या है, एश्योरेंस मतलब ICAI ने कुछ स्टैंडर्ड्स इशू किए और कुछ नहीं, यही बात है। ठीक है, तो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को सेबी ने कहा कि आप BRSR का काम करो, मतलब बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करो। बाकी वाले हो गए खुश, तो उनको बोला वेरी सुन, मतलब रिमेनिंग कंपनीज, जो रिमेनिंग लिस्टेड कंपनीज है उन पे ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे वेरी सुन। BRSR इंडिया का एक सिंगल मीन्स है, इसको थोड़ा जूम करते हैं ना, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, एक सेकेंड भाई, स्क्रीन, हाँ ठीक है। BRSR इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड सिंगल्स मीन। इंडिया में एक यही अनोखा तरीका, सिंगल है, यही एक तरीका अनोखा और एक अकेला तरीका जिससे लोग अपने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे। यही एक मेन डॉक्यूमेंट होगा स्टेक होल्डर्स चाहे इन्वेस्टर्स के लिए, और इसी को रिव्यू करेंगे और इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे। स्वाहा, स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट वुड रिव्यू एंड डू इंडस्ट्री एनालिसिस। सुनो, अब ICAI ने क्या किया, ICAI क्या करेगा सर, स्टैंडर्ड बनाएगा। सर स्टैंडर्ड बनाया SSAE, मतलब स्टैंडर्ड बना दिया ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट। जो सस्टेनेबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, उस पर स्टैंडर्ड्स बना दिया। तो दो ऐसे ऐसे ई बना दिया, ऐसे ऐसे ए ई बना दिया, ऐसे ऐसे ए ई बना दिया। क्या बनाया सर? 3000 और एस एस ए ई बनाया 3410, 3000 और 3410 दोनों बनाए एश्योरेंस एंगेजमेंट। 3000 वाला है सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन पर और 3410 है सर ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट। वेरी सिंपल। और इसका एप्लीकेशन भी बता दिया। ये देखो वॉलंटरी बेसिस पर उन एश्योरेंस रिपोर्ट्स को, एश्योरेंस रिपोर्ट मतलब वो एश्योरेंस रिपोर्ट्स कवरिंग पीरियड एंडिंग 31 मार्च। तो देखो 31 मार्च 2023 वाली रिपोर्ट्स एश्योरेंस रिपोर्ट पर तो ये वॉलंटरी है, लेकिन जो इस पीरियड में आएगी, जो इस दिन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे 31 मार्च 2023, वो तो उन लोग पे मैंडेटरी, ये लोग मैंडेटरी इन SSAE से कंप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल, ये एश्योरेंस कंप्लीट। अब आपके 9 प्रिंसिपल कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद में आपका टॉपिक कंप्लीट। सर 9 प्रिंसिपल बताओ। पहले 9 प्रिंसिपल बताता हूँ, फिर उसको पहले याद कैसे करते हैं वो बताओ। पहले याद रखना ईट। ईट मतलब इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ईट क्या? सेफ एंड सस्टेनेबल, सेफ और सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विस खाओ। ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज, ये 2 प्रिंसिपल अपने याद। तीसरा एम्प्लॉय और चौथा स्टेक होल्डर है। तीसरा सर एम्प्लॉय, चौथा स्टेक होल्डर। इनको रेस्पेक्ट करेंगे और इनके राइट्स को प्रमोट करेंगे, मतलब इनको ह्यूमन राइट को प्रमोट करेंगे, इनके राइट को नहीं। फिर से बोलता हूँ, तीसरा क्या था? एम्प्लॉय। चौथा क्या था? स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। पांचवा क्या है सर? रेस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट। अब सुनो, इन्वायरमेंट पॉलिसी ग्रोथ वैल्यू टू द कंज्यूमर्स। अब सुनो, इन्वायरमेंट पॉलिसी ग्रो वैल्यू टू कंज्यूमर्स। इन्वायरमेंट पॉलिसी ग्रो वैल्यू टू कंज्यूमर्स। इन्वायरमेंट पॉलिसी ईपी, इन्वायरमेंट पॉलिसी ग्रोथ, और क्या करते हैं? प्रोवाइड वैल्यू इन कंज्यूमर्स, हाँ, प्रोवाइड वैल्यू टू दी कंज्यूमर्स। ठीक है। अब 6th वाला इन्वायरमेंट पे बात करता है। 7th वाला इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी, पब्लिक को इन्फ्लुएंस और रेगुलेटरी पॉलिसीज पे डिस्कशन करता है। 8वां कहता है इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे सबको मिला के और इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और 9th प्रोवाइड वैल्यू टू कंज्यूमर्स। ऐसे याद रखना, इन्वायरमेंट पॉलिसी ग्रोथ कंज्यूमर्स को वैल्यू देंगे। ये आपके हो गए 9 प्रिंसिपल्स। वो आपने अलग कर लिए 5, ये 4 अलग। सिंपल। इसको करते हैं अब खत्म, एक एक को डिस्कस करते हैं। आप इससे अगर अच्छी बेटर टेक्निक में बनाना चाहो तो बनाओ और याद करो, बट मेरे को यही ठीक लगी। ज़्यादा भी क्या, अपने वर्ड्स रहने चाहिए। ABCD में मेमोरी टेक्निक्स बनाते हैं ना, वो बहुत कम बनाना चाहिए, क्योंकि वो फिर अपने को एग्जाम टाइम याद नहीं आती। ठीक है। अब 9 प्रिंसिपल BRSR पर डिस्कस करते हैं। 9 प्रिंसिपल्स बने, हाँ सर 9 प्रिंसिपल्स बने। 9 प्रिंसिपल्स को ESG कंपोनेंट में बांट दिया। सर ESG कंपोनेंट मतलब इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस अपन ने पढ़ा, तो 2 दे देंगे, इन्वायरमेंट को 3 दे देंगे, सोशल को 4 दे देंगे, गवर्नेंस को। सिंपल है, 2 3 4, 2 इन्वायरमेंटल ले तू, 3 सोशल वाले, गवर्नेंस वाले 4 तू, तेरे को ये प्रिंसिपल्स हमने बांट दिए। पर ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स इंटरलिंक्ड है। देखो सब है सेपरेट बट है इंटरलिंक्ड। ठीक है। अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। प्रिंसिपल 1 ईट, इथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। अब सुनो इसके अंदर क्या डिस्कस हुआ है। इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बातें अच्छी है सर, करता कोई नहीं, पॉलिसी वाली बात है। तो सुनो, एंटिटीज को ऐसे पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, ऐसे प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे और ऐसे प्रैक्टिसेस बनानी पड़ेगी। कहाँ पे? उनके ऑफिस में, उनके फैक्ट्री या किसी भी वर्क एरिया में, जिसमें ये इंश्योर करेगा कि इथिक्स कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। इथिक्स कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, पहले क्या करेगा? पॉलिसी बनाएगा, प्रोसीजर्स बनाएगा। क्या करेगा? डेवलप पॉलिसी, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस। क्या? किसके लिए? ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए, अरे कोई भी काम, वर्क एरियाज जहाँ पे भी काम कर रहे हो, और इसमें इंश्योर करेगा कि इथिक्स कंप्रोमाइज नहीं हो। वेरी सिंपल। और जो ये इन्फॉर्मेशन इसको मिली, मतलब ये जो पॉलिसीज बनाए, जो प्रोसीजर्स बनाए, जो प्रैक्टिसेस बनाए, तो अपने जेब में डाल के घर जाए नहीं, इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू द पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस, इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मेक श्योर दैट इट इज मेड अवेलेबल टू द स्टेक होल्डर्स। देखो जो रेड और बोल्ड किया है ना, उस पर ध्यान दो, आपको सारे पॉइंट ऐसे याद रहेंगे। एडवर्स इफेक्ट है सर। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर, मोर केयर हैज टू बी टेकन फॉर द ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स। अब वैल्यू चेन सर, वैल्यू चेन में कौन सी एंटिटीज आती है? जैसे सप्लायर है, वेंडर है, आप जिससे आपने सामान लिया, फिर आप जिसको सप्लाई कर रहे हो, आगे अगर कोई होलसेलर है, रिटेलर है, कोई रेगुलेटरी बॉडी है, उनसे अगर आप डील कर रहे हो, तो आप इंश्योर करो कि ये जो वैल्यू चेन में एंटिटीज है उनको भी आप इनकरेज करो। किस चीज़ के लिए इनकरेज करो सर? कि आप भी BRSR फॉलो करो ना, फॉलो करके देखो ना सर, आप लोग भी इंजॉय करोगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू चेन है उनको इनकरेज करो। और सर जो नहीं कर रहा है, तो जो वॉयलेट कर रहा है इन 9 प्रिंसिपल से,
उनसे प्रोएक्टिवली रेस्पॉन्ड करो, उनको प्रोएक्टिवली रेस्पॉन्ड करो। सुनो, पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाएंगे, ठीक है, बना के उसमें इंश्योर करेंगे पॉलिसी प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस बनाएंगे, पूरा बोलते हैं ना, और इंश्योर करेंगे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ हो, ठीक है। उसके बाद में जो बन गई तो ये इन्फॉर्मेशन जेब में नहीं सर, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, किससे रिलेटेड, पॉलिसी प्रोसीजर प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वी विल मेक श्योर दैट इट इज अवेलेबल टू दी ऑल दी स्टेक होल्डर। उसके बाद में एडवर्स इफेक्ट में ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स, एंटिटीज जो वैल्यू चेन में है उसको भी इंकरेज करेंगे, तुम भी लगाओ BRSR, मजा आएगा। उसके बाद में प्रोएक्टिवली रेस्पॉन्ड करेंगे आउटसाइड एंटिटीज को। ये क्वेश्चन आए तो पांचों के पॉइंट ऐसे के ऐसे लिखना और 4-5 नंबर जो क्वेश्चन होगा आपको मार्क्स मिल जाएगा, सिंपल। सेफ सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज, सेफ सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज, गोल लिखा है, बात गुड्स एंड सर्विसेज की है, देखना। अब आपके बुक में गोल्स लिखा है तो मैं क्या करूं, ठीक है। बात अब नीचे देखना प्रोडक्ट की हुई है, तो प्रोडक्ट कोई गोल तो है नहीं, ठीक है, सारे बात तीनों प्रोडक्ट की बात है। अब सुनो, प्रोडक्ट को आपने डिजाइन किया, देखो आपने एसएमपी में पढ़ा होगा, जिन्होंने सेकंड ग्रुप क्लियर किया, एसएमपी में क्लियर किया, उनको पता है 90% ऑफ द कॉस्ट इज फाइनलाइज इन द डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस में 90% अपने को कॉस्ट फाइनलाइज हो जाता है। तो उस समय आपको ऐसा डिजाइन करो कि आपका रिसोर्स यूजेज कम हो, कम यूज होएगा, आपका प्रोडक्ट डिजाइन में आपका कॉस्टिंग कम बैठेगा, सिंपल सा बात है। तो व्हेन प्रोडक्ट इज डिजाइन, ऐसे प्रोडक्ट मेथड, ऐसे टेक्नोलॉजीज आप डिवाइस करो इन अ सच अ वे दैट मिनिमम रिसोर्स यूजेस हो और उसको सस्टेनेबल बने, वो सस्टेनेबल बने। तो आप अपने लिखना कि व्हेन प्रोडक्ट इज डिजाइन यू हैव टू मिनिमाइज द रिसोर्स यूजेस, ऐसा आपको टेक्नोलॉजी और ऐसा आपको प्रोसेसेस, मतलब टेक्नोलॉजी और ऐसे मेथड्स आपको डिवाइस करने, वेरी सिंपल। ये एक आर हो गया। दूसरा आर राइट्स, कंज्यूमर्स के राइट, कस्टमर्स के राइट्स को क्लाइंट क्या करेगा, उनको एजुकेट करेगा, उनको बताएगा भाई तेरे ये राइट्स है, और उनको उसके बारे में एजुकेट करके अवेयर करेगा, वेरी सिंपल। और एंटिटीज शुड टेक मेजर्स, मेजर्स किस बारे में, कि रिड्यूस हो जाए ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन है वो रिड्यूस हो, तो उसके लिए एंटिटीज अपना मेजर्स लेगा। रिड्यूस ओवर एक्सप्लोटेशन, एक आर राइट्स, एक आर रिसोर्स यूजेस पे बात करता है। ये हो गया सेफ सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज, आपका टॉपिक कंप्लीट। प्रिंसिपल नंबर 3, ये क्या कहता है, एम्प्लॉयज की वेलबींग के बारे में बात करो, इंक्लूडिंग वो एम्प्लॉयज जो आपके वैल्यू चेन में, प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन, वैल्यू चेन में भी कोई एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनको भी आप, उनका भी वेलबींग प्रमोट करो। वेलबींग तो छोड़ो, पहले रेगुलेटरी कंप्लाइंस करो। ये कहता है कि सुडो कंप्लाइंस, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब ई क्या PF बोनस वगैरह जो भी है उनसे कंप्लाई करो, तो आपका कंप्लाइंस हो जाएगा रेगुलेटरी कंप्लाइंस से, वेरी गुड। और प्रिवेंट करो, प्रिवेंट किससे करो सर, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या है सर, बच्चों को काम पे मत लगाओ। बॉन्डेड लेबर मतलब किसी को आपने लोन दे दिया, उसको पैसे नहीं दे पा तो उसको लेबर बना दे, बोला काम कर जीवन पर, ऐसा नहीं। बॉन्डेड लेबर नहीं बनाना, चाइल्ड लेबर नहीं बनाना। वर्क लाइफ बैलेंस, सर ये वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, हम आर्टिकल्स को नहीं पता, तो सर ना हमारे पास वर्क ही वर्क था, लाइफ और बैलेंस का तो हमने सुना नहीं, पर ऐसा होता है बच्चों। तो आपके इंटीग्रेट आप ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस हो, एम्प्लॉयज का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइमली पेमेंट, टाइमली स्टाइपेंड आना चाहिए, टाइमली वर्कर्स का वेज आना चाहिए, टाइमली पेमेंट अपने सबका पैसा जाना चाहिए। ऐसा अब लास्ट दोनों पॉइंट वर्क प्लेस के। वर्क प्लेस मतलब सर ऐसा वर्क प्लेस बनाओ जो सेफ, हाइजीन और कंफर्टेबल, और ऐसा वर्क प्लेस बनाओ जिसमें फ्री फ्रॉम हैरेसमेंट और वायलेंस हो। ऐसा वर्क प्लेस बनाओ, क्रिएट अ वर्क प्लेस एंड वर्क इन्वायरमेंट जो सेफ हो, हाइजीन और कंफर्टेबल हो, और ऐसा हो जो फ्री फ्रॉम हैरेसमेंट एंड वायलेंस हो। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप कभी भी मैच करना ना, मैं एग्जैक्ट वर्ड ही आपको दिखेंगे, टेंशन मत लो। और फोर्थ पॉइंट पे रेस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट करना और रिस्पॉन्स करना। ऐसा स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट मतलब क्या, उनका पैसा मत खाना भाई, फेयरली बेनिफिट शेयर करना, फेयरली बेनिफिट शेयर करना। और जो भी आप कर रहे हो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कम्युनिकेट करो। सर क्या कम्युनिकेट करो, देखो आप ऑपरेशंस कर रहे हो, आप बिजनेस डिसीजंस ले रहे हो, तो उनका इंपैक्ट तो पड़ेगा ना लोगों पे और नेचर पे, तो वो आपको कम्युनिकेट करना। लाइन पढ़ो, कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स अबाउट द इंपैक्ट ऑफ देयर ऑपरेशन एंड बिजनेस डिसीजन ऑन द पीपल एंड द नेचर। और इंटरेस्टेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करो और सिस्टमेटिकली डिटरमाइन करो द कंटेक्स्ट ऑफ देयर ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन को सिस्टमेटिकली उनका कंटेक्स्ट डिटरमाइन करो और आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट पार्टीज। 3 पॉइंट्स एंड आई थिंक इट्स कंप्लीटेड। अब आ जाओ 4 अपने कंप्लीट और ये वाले और कंप्लीट करते हैं। देखो रेस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट, ये ह्यूमन राइट फिर भी सर हम लोग पॉलिसी वाली बात कर रहे हैं, वायलेशन नहीं होगा इसमें, तो ऐसा इंश्योर करना है कि वायलेशन ना हो, तो पहले उसके लिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग करो, ह्यूमन राइट्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग करो। सर क्लियर अंडरस्टैंडिंग करें और वायलेशन ना हो। वायलेशन किससे ना हो सर, सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के नेशनल लॉज है, पॉलिसीज है, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स भी लिख दिया, और कहा इससे भी आपका वायलेशन नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है सर, रेस्पेक्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे ह्यूमन राइट, यही अपना प्रिंसिपल है। उसके बाद में ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ। सर कैसे मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ,
सुनो, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बना, जब आप अपने मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो उसमें इंटीग्रेट कर दो। क्या इंटीग्रेट कर दो? ह्यूमन राइट्स के एलिमेंट्स। किसमें? पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस। देखो देखो देखो, जो मैंने बोला एकदम सही निकलेगा। व्हेन डेवलपिंग देयर मैनेजमेंट सिस्टम, क्या करो? इंटीग्रेट करो ह्यूमन राइट एलिमेंट्स, जो ह्यूमन राइट्स के एलिमेंट्स है उनके पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस में डाल दो, एंजॉय। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट सर, बिजनेसेस को रेस्पेक्ट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना है ह्यूमन राइट्स। जो उनके यहाँ स्टेक होल्डर्स है, जो ग्रुप्स है विद इन, मतलब उनके अंदर, मतलब उनसे जो रिलेटेड है वो, उसके बियॉन्ड भी, मतलब विद इन और बियॉन्ड दी वर्क प्लेस, ठीक है। विद इन तो वाला जो ठीक है, उससे बियॉन्ड भी आप रिकॉग्नाइज करो, रेस्पेक्ट सिस्टम करो, मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा डेवलप करो कि आप उस जब पॉलिसीज, प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट कर दो ह्यूमन राइट्स एलिमेंट्स, ठीक है। वेरी सिंपल। पहले तो अंडरस्टैंडिंग लो ना ह्यूमन राइट्स की, और ये इंश्योर करो कि वायलेशन ना हुआ। ये आपका प्रिंसिपल 5 खत्म। वेरी गुड, वेरी सिंपल। अब सर बचाते हैं अपने इन्वायरमेंट को, प्रिंसिपल नंबर 6, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 6, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट को बचाओ, उसको रिस्टोर करो, जो आपने खराब कर दिया उसको रिस्टोर करके ठीक करो, सिंपल। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी सर? ऑर्गेनाइजेशन ठीक तो बाद में करेगी, पहले पॉलिसी बनाएगी, पहले प्रोसीजर्स बनाएगी, फिर प्रैक्टिसेस बनाएगी। कैसे पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस बनाएगी? जिससे वो एसेस करे कि कितना उन इम्पैक्ट है, एसेस करेगी कि कितना इंपैक्ट है इन्वायरमेंट, और इस इंपैक्ट को कैसे रेक्टिफाइड, एसेस करने के लिए और रेक्टिफाई करने के लिए क्या इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। वेरी गुड। तो ऐसे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस बना ली। अब सुनो, मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज और मैन मेड रिसोर्सेज का यूज ऑप्टिमम मैनर में करो कि आप इंश्योर कर सको सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में अपनी परफॉर्मेंस मेजर करो। अब बताओ, इन्वायरमेंट के रिलेटेड अपनी परफॉर्मेंस की क्या मेजर करेंगे सर? हमने कितना पॉल्यूशन किया, कितना डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट किया, मतलब फॉरेस्ट में कितने पेड़ काट दिए, सिर्फ कितना वेस्ट जनरेट किया, ये परफॉर्मेंस चेक करनी है? नहीं, इनको प्रिवेंट करने के लिए तो साफ साफ लिखा है, इनका प्रिवेंशन। क्या? इनका प्रिवेंशन। इन्हें रोका, कितना इससे हमने प्रिवेंट किया, पॉल्यूशन कितना प्रिवेंट किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कितना प्रिवेंट किया, कितना वेस्ट जनरेशन हमने होने से प्रिवेंट किया, कितना एक्स्ट्रा लैंड यूज, कितना एनर्जी यूज करने से हमने प्रिवेंट किया। और यही सब आपका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में जाता है। सिंपल सी बात है। अब सुनो, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है टू क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया ने क्या किया, एक कमिटमेंट किया है, इंटरनेशनल मैकेनिज्म सच है, पेरिस एग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज से हम लोग डील करेंगे। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखो और कंपैरिजन करो। कंपैरिजन क्या सर? आप अगर प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो तो बात तो अच्छी कर रहे हो, पर आप ये देखो कि आपके दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। दूसरे लोग मतलब कौन? इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कंपेयर। एक सेकेंड, इसको मैं फिर से बताता हूँ, इधर आओ। एक्सप्लोर दी कंपेरिजन ऑफ इट्स एक्टिविटीज। खुद की जो एक्टिविटीज है उसको कंपेयर करो इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस। आप इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस से खुद को कंपेयर करो कि उन्होंने क्या मेजर्स लिए हैं जिससे वो रिड्यूस कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है। और वही एक्टिविटीज से आप कंपैरिजन करके क्या करो, आप उसको अपने यूज करो। तो ऐसे कंपैरिजन करो और उसके बाद में हमेशा ऐसे एवेन्यूज देखते जाओ जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं टुवर्ड्स वेरियस इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यही लिखा होगा, आप इंप्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस टुवर्ड्स वेरियस इन्वायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज के। एक बार फिर से बताओगे? पहले तो सर ऐसी पॉलिसीज बना लेंगे, प्रोसीजर्स बना लेंगे, प्रैक्टिसेस कर लेंगे। किसके लिए? एसेस करेंगे इम्पैक्ट, एसेस द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड रेक्टिफाई द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। वेरी सिंपल। दूसरा क्या था? मेड और नेचुरल रिसोर्सेज में ऑप्टिमम मैनर में इसको यूज करो। और उसके बाद में अपना परफॉर्मेंस मेजर करो। मेजर किस में परफॉर्मेंस करना है? कितना पॉल्यूशन किया? नहीं सर, कितना प्रिवेंट किया पॉल्यूशन, कितना अपने प्रिवेंट किया पॉल्यूशन, कितना आपने डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट होने से बचाया, फॉरेस्ट को कितना रोका, वेस्ट जनरेशन, मैंने उसको डिफॉरेस्टेशन बोल दिया था क्या? हाँ, और पेड़ काटने की बात कर दी थी। फॉरेस्ट डिस्टोरेशन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को कितना बर्बाद किया। वेस्ट जनरेशन, एनर्जी यूज और लैंड यूज, स्पीड में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और कंट्रीब्यूट कितना किया आपने क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस में? जैसे इंडिया ने एग्रीमेंट किया उन पेरिस एग्रीमेंट्स, तो उन सब में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? कंपेयर करो अपनी एक्टिविटीज इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टिविटीज से और आप देखो कि आप क्या रिड्यूस कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो क्या मटेरियल्स को, रिसोर्सेज को। और ऐसे एवेन्यूज देखते रहो। Companies have to look out for avenues by which they can improve their performance towards various environmental responsibilities. अब 7वां पे आते हैं सर पॉलिसी का। सर कौन सी पॉलिसी? रेगुलेटरी पॉलिसी और इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक। देखो इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। देखो पब्लिक पे क्या इन्फ्लुएंस है और रेगुलेटरी पॉलिसी से क्या है। तो एक बात बताओ, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, पॉलिसी एडवोकेसी होती है, मतलब जब भी पॉलिसी हो तो उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। हाँ सर प्रिंसिपल्स दिए। तो कोर एलिमेंट ऑफ BRSR, आप एक सेकेंड, स्क्रीन पर नहीं आ रहा।
कोर एलिमेंट ऑफ BRSR हैव टू बी मेट होलिस्टिकली। जब आप जो कोर एलिमेंट्स है ना बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स को, वो होलिस्टिकली मेट होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन गो अहेड विद देयर कंट्रीब्यूशन इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब उस पॉलिसी को जब सपोर्ट कर रहे हैं। और कलेक्टिव एसोसिएशन, सारे ग्रुप्स, कम्युनिटीज, जो ट्रेड ग्रुप होते हैं, इंडस्ट्री चैम्बर्स होते हैं ना, उनको भी साथ में मिलकर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी एडवोकेसी में काम करना चाहिए। तो क्या, इधर आओ, कलेक्टिव एसोसिएशन सच एज ट्रेड ग्रुप, इंडस्ट्री चैम्बर्स हैव टू बी यूटिलाइज। इनको यूटिलाइज करना है जब आप कर रहे हो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और एडवोकेसी, सी ठीक है। और जब आप पॉलिसी एडवोकेसी में, मतलब किसी पॉलिसी एडवोकेसी कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उस पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है, तो उसमें ये देखो कि वो फेयर कंपटीशन को इनकरेज कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स के को जो अब्यूज कर रहा है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। इनकरेजमेंट ऑफ द फेयर कंपटीशन एंड प्रिवेंट ह्यूमन राइट अब्यूज, ठीक है। अब आ जाओ, लास्ट 2 प्रिंसिपल बचे, फिर खत्म। बहुत है ना ये थ्योरी, पर टेंशन मत लो, जो जो हाईलाइट किया उस पर फोकस करना, एक बार मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ना। इसीलिए तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का कुछ जरूरत नहीं है। अभी ह्यूमन राइट अब्यूज करना, क्या एक्सप्लेन करें, तो इसको इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, जो हाईलाइट किया उस पर फोकस करना और उसको खत्म करना है। इस पर ऐसा लेटना नहीं है, सोचने मत बैठ जाना। अब प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबको मिला के ग्रो करना, मतलब इक्विटेबल डेवलपमेंट। इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, बिना भेदभाव वाला, सिंपल। अब सुनो, इसको ऐसे याद करेंगे। पॉइंट नंबर इधर से करेंगे, सी से। देखो, जियो ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी लाया, मतलब अपना ये नेटवर्क में 4G 5G जो भी ये लेके आया, तो ऐसे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज और मतलब लेके आया। ये उससे क्या हो गया, उन लोगों की जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, जिनके पास पैसे कम थे या फिर जो मार्जिनलाइज थे, उनकी भी वेलबींग और बेटर लाइफ में, मतलब बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हुई। मतलब एक तरह से जियो ने बहुत इंपैक्ट किया ना उनकी लाइफ में भी, एक एग्जाम्पल है। तो अब अगर आता है तो सर जियो है, सर जियो अच्छा है, जियो CSR एक्टिविटीज़ भी करता है और इतना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, ठीक है, फॉर जियो के काम के लिए। बट ये इन्होंने कभी भी इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट नहीं कराया या रीलोकेशन ऑफ कम्युनिटीज़ नहीं कराया। डिस्प्लेसमेंट मतलब लोगों को उनकी जगह नहीं खाली करवाई, डिसलोकेशन नहीं कराया, बोला हटो यहाँ से, हमें यहाँ पे ये सेटअप करना, ऐसा कुछ नहीं किया। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे काम किया। मैं मेमोरी टेक्निक बता रहा हूँ। जियो ने ऐसे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज बनाई, CSR करता रहता है और इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, किसी को हटाया नहीं, इतने बड़े बड़े टावर्स, इतनी बड़ी बड़े ऑफिसेस और वो सब सेटअप किया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काम किया। तो जियो क्या करता है, इसीलिए ये इंक्लूसिव ग्रोथ में इसको जियो का एग्जांपल आया। क्यों, क्या करता है सर, ये आइडेंटिफाई करता रहता है और एड्रेस करता रहता है इम्पैक्ट जो उसके एक्टिविटीज़ के होंगे, और अगर कुछ एडवर्स इम्पैक्ट हो गया तो उसको रिव्यू कर लेगा, ठीक है। फिर से देखो इसको, जियो ने एक नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स लाए, तो उसका एंटिटी का क्या एफर्ट है जब नया टेक्नोलॉजी लाया। CSR एक्टिविटी करते रहता है, किसी का डिस्प्लेसमेंट, किसी को जगह खाली नहीं कराई, ना रिलोकेशन करवाया, ठीक है सर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काम करता रहता है। क्यों, क्योंकि सर ये मतलब ये 4 चीज़ों पे काम करता है, इसीलिए इसका इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट में इसका जियो का नाम आता है। क्या नाम आता है सर, कि ये क्यों नाम आता है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर लेता है और हर वक्त आइडेंटिफाई करता रहता है ना। सिस्टम है इसके पास कि आइडेंटिफाई करो और एड्रेस करो इम्पैक्ट जो उसके एक्टिविटीज़ के द्वारा हुआ है, सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक, किसी भी चीज़ पे। तो और अगर एडवर्स इफेक्ट हो भी गया तो ये उसको रिव्यू करता है, मेजर करता है, ट्रैक करता है और उसको मिटिगेट भी कर देता है, ठीक है। ठीक है, आ जाओ मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। पहला क्या है सर, ऐसे सिस्टम आइडेंटिफाई करो और इंटरेस्ट, ऐसे सिस्टम होने चाहिए। क्या, ऐसे सिस्टम होने चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको और एड्रेस कर सको इम्पैक्ट जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती है, उसका इम्पैक्ट किस, क्या, सोशल पे, कल्चर पे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद में रिव्यू करो, अगर आपका कुछ एडवर्स इफेक्ट हो गया है, अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट हो गया आपके एक्टिविटीज़ का किसी लोगों पर, किसी मतलब सोशल, इकोनॉमिक, कोई भी तरह का मतलब लोगों पर ये आपका एडवर्स इंपैक्ट हुआ है, तो क्या करेगा, रिव्यू करो, मेजर करो, ट्रैक करो और एक्शन प्लान बनाओ कि ये एडिक्वेटली मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। दोनों पॉइंट खत्म। फिर मैंने बोला ये लोग नई टेक्नोलॉजी लाए 4G और सबको अवेलेबल कराया एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो उसके बाद में एफर्ट्स क्या करते हैं, ये जो क्रिएटिव प्रोडक्ट्स लाए, टेक्नोलॉजी, बिजनेस कंसर्न्स को, जिससे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की लाइफ में भी प्रभाव आया। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी टू हैव वेलबींग एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिंपल। उसके बाद जब अपनी CSR एक्टिविटीज़ आप डिज़ाइन करो तो आप लोकल और रीजनल डेवलपमेंट्स के जो प्रायोरिटी इश्यूज है ना वहाँ के गवर्नमेंट के, इधर आओ, लोकल एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ होगी, ठीक है। तो आप टू हेल्प दी मार्जिनलाइज ग्रुप एंड कम्युनिटीज, तो उनको भी आप रिव्यू करो और वो भी आप अपने CSR एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना, ठीक है।
इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट और रिलोकेशन, मतलब आप ये ध्यान दो, आप अपने एक्टिविटी से पहले तो ये करो कि आपका कभी ये हो ना, इंश्योर करो कि ये हो ना, डज नॉट हैपन। क्या इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट मतलब उनको अपनी जगह से हटा के कहीं रिलोकेशन करो, और अगर इन केस आपको ऐसा मजबूरी है कि इनको करना पड़ेगा तो उनके साथ म्यूचुअली एग्री करो, उनके साथ पार्टिसिपेट करो, नेगोशिएशंस करो और फेयर कंपनसेशन दो, वेरी सिंपल। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ऑल फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, देखो इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, देखो अभी तक भी वो लोग जामनगर से जुड़े, उनका मेन बिजनेस वहीं से आता है अभी भी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल वैल्यूज वगैरह, तो जो भी है उनका वो उनको डिजर्व रिस्पेक्ट दो, सिंपल। और जो बेनिफिट आता है वो इक्विटेबली शेयर करो सब लोगों के साथ। ये हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। सर बहुत है ना, कुछ ज़्यादा नहीं है, टेंशन मतलब। अभी प्रिंसिपल 9 में क्या है, वैल्यू दो कंज्यूमर्स को इन अ रेस्पॉन्सिबल मैनर, कंज्यूमर्स को रेस्पॉन्सिबल मैनर में वैल्यू दो। तो क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट के कोई निगेटिव इंपैक्ट है तो आप ऐसे एफर्ट्स करो कि वो रिड्यूस हो जाए, एफर्ट्स टू रिड्यूस द निगेटिव इंपैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, किस पे, कंज्यूमर पे, नेचुरल एनवायरनमेंट पे या सोसाइटी पे। और ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेटली डिस्कस करो कि सर ये हमारा एमआई का फोन है, ये फटेगा, तो अगर आप ट्रांसपेरेंटली और एक्यूरेटली डिस्क्लोज करो एडवर्स इंपैक्ट जो इस प्रोडक्ट का होगा सोसाइटी पे, प्लानट पे, बायोडाइवर्सिटी पे, बात खत्म। राइट टू प्राइवेसी, आप इतने कस्टमर्स का डेटा अगर हैंडल कर रहे हो तो आपको राइट टू प्राइवेसी इंश्योर करना है। एडवर्टाइज कर रहे हो तो मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन मत दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख दो कि 50% ऑफ अप टू 20 रुपीज़, ऐसे मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन आप ना दो, और ऐसे एडवर्टाइज ना करो। जब एडवर्टाइज कर रहे हो मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन आप नहीं दो। और जब आप ये ग्रीवेंस रिड्रेसल और फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम, अब बिजनेस एंटरप्राइज शुड मेक ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट सबको दिखता रहे और एक्सेसिबल सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसपे वो अपने वॉइस रेज कर सके, अपने और क्लेरिफिकेशन ले सके। और यूनिवर्सल एक्सेस दो, देखो कोई भी एसेंशियल गुड्स में डील कर रहा है, कोई भी बिजनेस जो एसेंशियल गुड्स में डील कर रहा है, वो ये नहीं बोल सकता पिछली बार तूने मेरे से सब्सक्रिप्शन ली, या फिर मतलब पिछली बार तूने इस हॉस्पिटल से मेरे से ट्रीटमेंट करा, फिर बीच में तू किसी और हॉस्पिटल पर चला गया तो अब मैं तेरे को सर्विस नहीं दे रहा। नहीं, ऐसे गुड्स और सर्विसेज में जो डील करते हैं कोई भी बिजनेस, वो उसका काम क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस दे, इंक्लूडिंग टू दोज हुज सर्विस वेयर डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन। अगर डिसकंटिन्यूड भी हो गया तो आप उनको वापस से वैसी सर्विस दो इन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड रेस्पॉन्सिबल मैनर, ठीक है। फाइनली प्रिंसिपल खत्म हो गए। ओके सर, अब आपका टॉपिक चैप्टर कंप्लीट। अब मैं आपको आईसीआई का स्टडी मैट पे लेके जाता हूँ। आईसीआई का स्टडी मैट पे आ जाओ सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ईसीजी एश्योरेंस, हाँ सर यही है। उसके बाद आप देखो सस्टेनेबिलिटी का इंट्रोडक्शन हो गया। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, 3 इसके पिलर्स क्या होते हैं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के, ये देखो कुछ एग्जांपल्स दिए जो मैंने इंक्लूड नहीं किए कि इन्वायरमेंट में क्या है, क्लाइमेट चेंज वगैरह, प्रोडक्ट्स के, नेचुरल के, वाटर स्टेट्स, तो इसको आपको लगे पढ़ना है कि इन्वायरमेंट के क्या एग्जांपल है, सोशल के क्या, गवर्नेंस के। मुझे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगते, बट यू नेवर नो, तो 1-2 पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, ये 17 गोल्स दिए, ये 17 गोल्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी बता दूंगा, अब मतलब अभी देख लेते हैं, उसके बाद बता देता हूँ। उसके अलावा देखो ग्लोबल ट्रेंड पढ़ लिया, GRI, CDP, IIRC मतलब इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा सर, उसके बाद में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर कैपिटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल सारे पढ़ लिए। ये सर अपन ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स में ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, सारा पढ़ लिया, हाँ सर सारा पढ़ लिया। उसके बाद इवोल्यूशन कैसे हुआ ईसीजी का इन इंडिया में, तो मैं लास्ट में जो अपना काम का है कि BRSR पे जो भी है तो मैं सारा आपसे डिस्कस कर लिया। नेशनल गाइडलाइंस ऑन रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, NGRBC वाला टॉपिक है। इनिशिएटिव क्या लिया, स्टैंडर्ड बनाया, सर्टिफिकेट कोर्स बनाया। बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सारे प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए सर। आपका टॉपिक देखो पूरा ICI के हिसाब से मैंने कवर कर दिया, और इन्होंने लास्ट में स्टैंडर्ड की एक लिस्ट दे दी, तो आपके काम की नहीं, और ये बोलेंगे नहीं कि ये सारे स्टैंडर्ड बताओ, तो फालतू में टाइम वेस्ट मत करना। और रोल ऑफ ऑडिटर आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। उसके बाद ये केस स्टडीज, कंक्लूजन और आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, MCQ वाले केस स्टडी दिए, ठीक है। अब ये बस बात बता दूं 17 गोल की, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने कहा था। देखो एक में इन्होंने, पहले मैं आपको बता देता हूँ, याद ही करना है तो करा देता हूँ, इतने काम के नहीं है फिर भी मैंने जानबूझ के नहीं डाले, इट्स वेरी लेस इंपॉर्टेंट। फिर भी आपको अगर देखना हो, मन से इच्छा हो
वो ICI ऐसा तो नहीं लिखेगा कि 17 के 17 गोल लिख दो, और रीज़न बीइंग कोई एक भी गोल को अगर इन्होंने एक्सप्लेन किया तो हमें पढ़ना पड़ता है ना, ये तो इन्होंने किसी गोल को एक्सप्लेन किया। तो अगर 1 2 4 देख लो अगर आपको ऐसा मन हो तो, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, एक पॉवर्टी खत्म करेंगे, पॉवर्टी खत्म करते ही जीरो हंगर, कोई भी भूखा नहीं सोएगा, तो पॉवर्टी खत्म करेंगे। दूसरा जीरो हंगर, तीसरा क्या हो जाएगा, सबका अच्छा हेल्थ हो जाएगा और अच्छी वेलबींग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सबको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, ठीक है। पॉवर्टी खत्म, जीरो हंगर, सबकी हेल्थ अच्छी तो आप पढ़ाई करो ना। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, सबकी हेल्थ अच्छी, अच्छे वेलबींग, अब पढ़ाई करो। अब पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, मतलब पांचों अंगुलियां इक्वलिटी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, ठीक है। और अगर अब जेंडर इक्वलिटी की बात 5 में कर ली तो 10 में ये रिड्यूस हो जाएगी इनइक्वलिटीज, तो 10 में देख लो रिड्यूस इनइक्वलिटीज, ठीक है। 6 का मैंने कोई मेमोरी टेक्निक नहीं बनाया, क्लीन वाटर पीना है और सैनिटाइजेशन पे ध्यान देना है, सिंपल, क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन। 7 को अगर आप देखोगे ना, 7 को आप देखोगे, इसमें मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता, तो 7 ऐसा है ना हेडलाइट की तरह, ऐसा हेडलाइट जो पोल्स बने होते हैं, ठीक है। तो क्या एनर्जी है ये, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 डिसेंट, डिसेंट क्या, डिसेंट काम और इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 नए नए इनोवेशन लाओ, नए नए इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ। 10 मैंने आपको बता दिया, रिड्यूस करो इनइक्वलिटी। 1 और 1 11 हो रहे जाते, मतलब आदमी बढ़ते जा रहे, सिटीज़ बढ़ती जा रही है, कम्युनिटीज़ बढ़ती जा रही, तो इंश्योर करो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12 मतलब बार बार प्रोडक्शन, बार बार कंजम्पशन, तो इसलिए रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन होना चाहिए। 13 यूएन वाला क्या पूछते, तेरा क्लाइमेट एक्शन क्या है हर कंट्री से। अब 14 15 16 17 देखो, 14 क्या कहता है, लाइफ बिलो वाटर। 15 क्या कहता है, लाइफ ऑन लैंड। और तो लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड के कैसी होनी चाहिए, जिसमें पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। लाइफ बिलो अगर वाटर हो तो वहाँ पे भी पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए 16 के हिसाब से। और लाइफ ऑन लैंड मतलब 15 के हिसाब से लाइफ ऑन लैंड, इस पर भी पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और 17 कहता है पार्टनरशिप करो सारे गोल्स में। मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसे याद रखना हो तो रख लेना, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, और मैंने सारा आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी ये सारे नोट्स वगैरह फॉरवर्ड करना कि वो भी ये आपका चैप्टर कंप्लीट कर सके। थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल, कीप गोइंग।